हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लेटर आई लाफ्ड। ड्रामा की शुरुआत 20 मई 2015 से होती है, जहाँ पर हम शिव को अपने सॉक्स की वजह से मीटिंग में स्ट्रगल करता हुआ देख पाते हैं। उसके बाद हम लेग क्रॉस करके बैठने के साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से जोंगी कंपनी के चेयरमैन की हेल्थ खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में थे। इस सब की वजह से उनकी कंपनी के शेयर्स भी कम होते जाते हैं और चेयरमैन सभी डायरेक्टर और टीम लीडर्स को डांटता है। इससे टीम लीडर एम्प्लॉय का वर्कलोड इंक्रीज करने के लिए बोलता है। फिर मिस हु भी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को एक काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है, लेकिन सभी एक्सक्यूजेस दे देते हैं और आखिर में शाओलिन शिव का नाम लेकर उसे ये काम देने के लिए कहती है। सभी एम्प्लॉय उसे रिकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से शिव को ये काम भी करना पड़ जाता है। यहाँ से फिर हम जानते हैं कि कैसे शिव सभी को प्लीज करने के लिए डबल मेहनत करती है, जैसे कि सभी के लिए कॉफ़ी बनाना और कुछ ऐसे काम जो कि उसके है भी नहीं, तब भी वो बहुत ही अच्छे से करना। ये सब वो टीम लीडर बनने के लिए कर रही थी। 1 साल पहले हु और साथ वाले बॉस डिसाइड कर रहे होते हैं कि टीम लीडर बनने के लिए शिव अच्छी रहेगी, लेकिन लास्ट में वो बोलती है कि वो इतना अच्छा काम करती है कि अगर उसे टीम लीडर बना दिया तो उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे टीम लीडर नहीं बनाया जाता और वो अभी भी एडिटिंग का ही काम करती है। हम फिर शिव को फील्ड में किसी प्रेसिडेंट की बातों को सुनकर रिकॉर्ड करता हुआ देखते हैं। तभी उसे चाव का कॉल आता है, जो कि उसे फूड ऑर्डर करने के लिए बोलता है। शाओ उसे मना करती है कि वो ये नहीं कर सकती, वो अपने काम में बिजी है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। आखिर में वो ऑर्डर कर देती है, लेकिन अपने काम में बिजी होने की वजह से डिलीवरी का कॉल नहीं उठा पाती और ऑर्डर नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से वो उसे बहुत डांटती है कि वो कितनी इररिस्पॉन्सिबल हो गई है। उस टाइम अपने कोवर्कर चाव को बचाने के लिए भी वो सच नहीं बताती। आखिर में फिर वो उसे अच्छे से काम करने के लिए कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज़ैंग हाओ कितना मेहनती है, उसका नाम मत खराब करो। शिव जैसी अपने डेस्क पर आती है तो चाव उसके पास आकर उसे ही उल्टा बोलता है कि तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। जिस सब की वजह से वुशियो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, वो अपना काम कर रही होती है कि तभी शाओलिन उससे अपना कुछ काम करने के लिए बोलती है। वुशियो मना करती है कि आज वो नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर वो उसे गिल्टी फील करवाने के लिए बोलती है कि अगर मेरा काम नहीं हो पाएगा तो हमारे पूरे टीम को डांट खानी पड़ेगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसलिए आखिर में वुशियो वो काम भी ले लेती है। इसके बाद हम वुशियो के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि 28 साल का है और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। उसके अच्छे तरीके से काम करने की वजह से उसे यंग डायरेक्टर बना दिया गया होता है और ये एज्यूम भी किया होता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट भी बनेगा। हम फिर वुशियो को हाओ के साथ देखते हैं, जहाँ वो बस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ड्रिंक कर रहा होता है पार्टी में, और शिव साइड में उसके साथ शांति से खड़ी हुई थी। वो अकेले एक रूफ के नीचे खड़ी होती हैं, जहाँ पर वो कुछ लड़कियों को गॉसिप करते हुए सुनती हैं। वो लोग बोल रहे थे कि वुशियो बिल्कुल डॉल जैसी लड़की है। पता नहीं हाओ को उसमें क्या अच्छा लगा। उसमें से एक बोलती है कि हाओ ने उसे इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि वो मैरिज मटीरियल है। जो सब सुनकर वुशियो सैड हो जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो देर रात में अकेले काम करके उठती है, तब उसे याद आता है कि शाओलिन ने उसे डिनर के लिए बुलाया था। जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया था और वहाँ से निकल रहे थे। जिस सबसे वुशियो को गुस्सा तो आता है, लेकिन उन्हें आते हुए देखकर वो छुप जाती हैं। वो लोग यहाँ पर उसी की बातें कर रहे थे कि वही टीम लीडर बनेगी अभी, क्योंकि ज़ैंग हाओ की मॉम और हु बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये दूसरे एम्प्लॉयज़ भी मान लेते हैं। अब जब वुशियो वहाँ से अकेले जा रही थी तो वो सैड होती है, क्योंकि ये सब कुछ रियल नहीं होता, लेकिन तब भी लोग उसका हार्डवर्क ना देखकर उसके ऊपर ऐसे बेनिफिट्स लेने की रूमर फैला रहे थे। पर यहाँ पर वुशियो की प्रॉब्लम कोई और नहीं, बल्कि उसका खुद का प्लीजिंग बिहेवियर है और हम आगे इसे चेंज होता हुआ देखेंगे। हम फिर यहाँ से 10 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर वुशियो और उसकी फैमिली निशिंग में शिफ्ट होते हैं और उसकी मॉम सामान उसके बेड में रख रही थी। वुशियो यहाँ पर अपनी मॉम से उस घर को रेनोवेट करने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है कि पता नहीं अभी वो लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वुशियो बोलती है कि हमें यहाँ पर आने की क्या ही ज़रूरत थी, डैड अकेले आ जाते हैं। लेकिन उसकी मॉम समझाती है कि तुम्हारे डैड का ख्याल कौन रखता, लेकिन उसे यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रात को फिर वो अपनी शेंज़ेन टाउन के फ्रेंड से बात करते हुए बताती है कि कैसे उसकी मॉम ने अपने आप को खो दिया है। डैड के साथ इस तरीके से बार बार जगह चेंज करने की वजह से वो इतनी अच्छी जगह पर काम करती थी, लेकिन अभी उन्हें जॉब भी नहीं मिल रही है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये वो फैमिली के लिए ही सैक्रिफाइस कर रही हैं, लेकिन वुशियो बोलती है कि मैं ऐसे कभी भी नहीं बनूंगी। अगले दिन अब वो अपने पेरेंट्स को फाइट करते हुए सुनती है और स्कूल के लिए विंटर क्लोथ्स मांगती है, लेकिन अभी तक वो अनपैक नहीं हुए थे, तो उसे स्कूल में ड्रेस में ही जाना पड़ता है। ये देखकर उसे क्लास की लड़की अटेंशन सीकर बुलाती है कि वो ठंडी में भी ड्रेस पहन कर आई है।
टीचर अब क्लास में उसे मॉनिटर शी के साथ बैठाते हैं, लेकिन इसकी वजह से फूलन बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो उसे किसी भी लड़की से बात नहीं करने देती है। वूशियान को ठंड लग रही थी। ये देखकर शी उसे अपना जैकेट दे देता है। अब जब स्कूल से जाते वक्त वूशु शॉप में सामान ले रही थी, तभी उसकी क्लासमेट आकर उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए बोलती है कि अब से ड्रेस पहनकर मत आना और सीट चेंज करो, फूलान को नहीं पसंद। जो सुनकर वूशु उसे चिल्लाते हुए मना कर देती है कि वो नहीं करेगी। टीचर ने मुझे बैठाया है, जिससे प्रॉब्लम है, और टीचर से जाकर बात करें। अब घर जाकर ये सब अपने फ्रेंड से बोलती है कि उनकी वजह से वो कल भी वही ड्रेस पहन कर जाएगी। लेकिन जब वो अगले दिन उठती है तो देखती है कि उसकी मॉम ने ड्रेस धो दी थी, तो उसे स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना पड़ता है। अगले सीन में लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे, उसमें शी भी होता है, तो वूशु भी उनके साथ खेलने के लिए जाती है। वो बहुत ही अच्छे से खेलती है, जिस वजह से वो शी की अच्छी फ्रेंड बन जाती है। लेकिन फूलान को ये देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई भी उसके अलावा शी के क्लोज जाए, इसीलिए वो सभी स्कूल में रूमर्स फैला देती है। वूशु अपने पिछले स्कूल से निकाल दी गई थी गलत हरकत की वजह से। इस वजह से स्कूल में सभी उससे बहुत ही अलग तरीके से और उसे दूर जाने लगते हैं। फूलान को उसके क्लास टीचर स्पीच के वेन्यू चेंज होने की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जब क्लास में जाती है तो वहाँ पर वूशु को खुश होकर शी से बात करता हुआ देखती है और गुस्से में वहाँ से साइकिल स्टैंड में जाती है, जहाँ पर कुछ स्कूल के बुली होते हैं, जिनसे वो वूशु को तंग करने की बात करती है। अब वूशु जब ग्राउंड के अंदर अकेली होती है, क्योंकि उसे लगता है कि स्पीच का वेन्यू वहीं पर है, जबकि फूलान ने सभी को कॉल करके बता दिया होता है कि वेन्यू चेंज हो गया है सिवाय उसको छोड़कर। अब वो स्टूडेंट्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर वो बुलीज आते हैं। वूशु वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते। इधर शी रोल कॉल लेता है, लेकिन वूशु को वहाँ पर ना देखकर वो ग्राउंड में जाता है। अब जब शिव को वहाँ से लेकर आ रहा होता है तो वो लड़के उसे मारने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी फाइट बन जाती है। ये फाइट एक रीज़न थी वूशु के बिहेवियर चेंज करने में। इस सब की वजह से शी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था और वूशियान और उन लड़कों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये सब उनके पेरेंट्स को भी बताया जाता है, जिसकी वजह से वूशु के डैड उसे घर में बहुत डांटते और मारते भी हैं। उसे अपनी गलती मानने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें समझाती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन उसके डैड बिल्कुल भी नहीं सुनते और उसकी ड्रेस कट करते हुए उसे बोलते हैं कि तुम लड़की होकर ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम बास्केटबॉल खेलने कैसे गई, और उसके रूम का सामान तोड़ने लग जाते हैं। वूशु रोते हुए बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, मॉम से भी हेल्प मांगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। अब अगले दिन शी की मॉम, जो कि स्कूल की डीन होती है, वो उसे सीट चेंज करने के लिए बोलती है, जहाँ वो क्लास में क्लास टीचर से सभी के सामने उसे सीट चेंज करने के लिए बोलती है कि उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है। वूशियान को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, जिसके बाद अब वूशियान को सेल्फ रिव्यू लिखकर स्कूल में अपोलोजाइज करना था। डीन उसे एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ से वो सॉरी बोलेगी माइक पे। वो सॉरी बोलती है, लेकिन जैसे ही डीन किसी काम से रूम से बाहर जाती है तो वूशियान रूम लॉक करके जो कुछ भी सच है वो बताना शुरू कर देती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी इस सब में। ये सब कुछ फूलान ने किया क्योंकि वो उससे जेलस है। आखिर में वो शी को ये भी बोलती है कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि तुम्हारी स्टडीज इफेक्ट हो गई। इसकी वजह से सभी टीचर्स उसके क्लास टीचर के पास कंप्लेन करते हैं और उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। वोशिया वहाँ से भागकर साइकिल स्टैंड में जाती है, जहाँ पर फूलान थी। फूलान उसे बोलती है कि तुम कितनी सेल्फिश हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। शी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे पाया और हमारे टीचर को भी कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। जो सुनकर वूशियन को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। इसके बाद उसकी मॉम को डीन बुलाकर बताती है कि आपने अपनी बेटी को कोई संस्कार नहीं दिए क्या, जो कि वो स्कूल में ये सब आकर बोलती है। उसने आज कितना बड़ा बवाल कर दिया। जो सब सुनकर उसकी मॉम बस रोते हुए सॉरी बोलती है और घर जाते समय भी बस रो रही थी। इससे वूशियान पर बहुत ही फर्क पड़ता है। वो सोचती है कि वो अब से कभी भी अपनी मन की नहीं करेगी और दूसरों को खुश रखेगी, चाहे उसे खुद को दुख क्यों ना झेलना पड़े। और इन 10 सालों में वूशियान अब ऐसे ही जी रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वूशियो एग खा रही थी तो उसकी कोवर्कर उसे बोलती है कि तुम लगातार 3 दिनों से यही खा रही हो, क्या हो गया है। तो बताती है कि ये मैंने पूरे वीक के लिए खरीदे हैं। वो अब याद करके बोलती है कि जब वो उसे बात कर रही थी उसके न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, लोगों की प्रेफरेंस जानने के लिए उन्हें ज़्यादा बजट चाहिए जो कि उनके पास नहीं है, तो उसे 3000 युआन में एडजस्ट करने के लिए बोलती है, जिसमें से अभी सिर्फ 1000 युआन बचे थे। ये वो अपने कोवर्कर के साथ क्वेश्चन के पेपर को अरेंज करते हुए बोलती है, जिसकी वजह से उसे ही करना पड़ रहा था। वो सुपरमार्केट में जाती है कि अब वो खुद ही लोगों को टी पिलाकर उनसे उनकी प्रेफरेंस और टेस्ट को जानेगी। वहाँ की सेल्स वुमेन उसे अपने एग फोर्सफुली खरीदवाती है। अब जब वूशियो वहाँ से जा रही थी
तो वहाँ पर वो वाइन प्रमोटिंग की हायर का बैनर देखती हैं और खुद भी उसके लिए अप्लाई करती है। वहाँ के पर्सन को उसका रिज्यूम देखकर शौक लगता है कि यहाँ पर क्यों आई है और ये लड़की कोई प्रैंक तो नहीं कर रही है। इतने अच्छे क्वालिफिकेशंस के बाद वो भला यहाँ पर काम करना क्यों चाहेगी, लेकिन वो उसे जल्दी करने के लिए बोलती है तो वो हायर कर लेते हैं। हम उसे अब वहाँ पर लोगों को ट्राई करवाते हुए देखते हैं, जहाँ उसके साथ उसकी कोवर्कर भी होती है जो उन्हें क्वेश्चंस देती है फिल करने के लिए अपने प्रेफरेंस पर। वोशु एक दिन जब काम कर रही थी तब हाउ लाइट्स ऑफ करके उसके बर्थडे के लिए केक लेकर आता है। सभी लोग उसे लकी बोलते हैं। वो फिर उसे फ्लावर्स का बुके देकर सबसे कहता है कि ये मेरी वुमेन है, ये थोड़ी सी नेव है, लेकिन इसका ख्याल रखना जब मैं ना रहूँ तो। शिव केक कट करने के बाद उसे बात करती है कि तुम बाहर जा रहे हो। इस पर वो हाँ बोलता है, इसीलिए वो ये सरप्राइज उसे पहले दे रहा था। ये दोनों अब जब कार से जा रहे थे तभी वो शिव से बोलती है कि क्या तुम सभी के सामने मुझे बार बार तुम्हारी वुमेन और नेव बोलना बंद कर सकते हो क्या? सभी को लगता है कि मैं पूरी तरीके से तुम पर डिपेंडेंट हूँ। हाउ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि इसमें क्या ही गलत है, वो बस एनवी करते हैं। वैसे भी तुम मुझ पर डिपेंड रह सकती हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो फिर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारा न्यू प्रोडक्ट का डिजाइन बनाने के लिए पांग से बात की है, उसे मिलने के लिए चली जाना। जो चीज शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती वो मना करती है कि ये मैं खुद कर लूंगी, मुझे इसमें किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं सुनता और बोलता है कि तुम इस छोटे से काम में टाइम वेस्ट करने की जगह मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। अब जब वो लोग घर आते हैं तो वो शिव से बोलती है कि आज मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो तुम अपने घर पर चले जाओ, और लास्ट में उसे जाना ही पड़ता है। वो शिव अब खाते हुए अपनी फ्रेंड श्यावलान से बात कर रही होती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये ऑयली फूड पसंद नहीं था ना, तो अभी क्यों खा रही हो? जिस पर वो शिव बोलती है कि बॉयफ्रेंड की वजह से उसका टेस्ट चेंज हो गया है। आज कार में जैसे हाउ मुझसे बात कर रहा था, लगा कि जैसे मेरे डैड और मॉम मुझसे बात कर रहे हो। शावलान बोलती है कि हाउ तो और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा है। वो शिव उसकी कमियां बताने लग जाती है कि उसकी आदत है उसके फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती करने की। वो याद करती है कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था तो कैसे सभी के सामने उसे सिगरेट लाने के लिए कहता है। साथ ही वो ये भी याद करती है जब वो लंच पर थे तो उसने उसे उसकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करवाई थी, जो कि वो शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे उसके लेक्चर देने की आदत है। वो हर बार खाते टाइम उसे काम के बारे में बताते हुए सभी चीज़ों के बारे में उसे लेक्चर देता है और उसे फील करवाता है जैसे उसका डिपार्टमेंट कंपनी में इतना कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है और मेरे लिए खुद ही डिसीजन ले लेता है। इसके अलावा जब वो घर में थे तब उसने उसे आर्टिकल फिर से लिखने के लिए कहा था, तो हाउ ने उसे बात करके ये काम किसी और को दे दिया। वो शिव उसके लिए मना करती है, लेकिन वो बोलता है कि ये मैं हमारे लिए कर रहा हूँ। ये सब बोलकर वो बताती है कि इसके अलावा सब कुछ ठीक है। शौरन बोलती है कि इतना काफ़ी नहीं है कि ऐसे इंसान को छोड़ने के लिए। फिर वो शिव बोलती है कि मुझे एक चीज़ से प्रॉब्लम है कि मैं खुद इस कंपनी में एम्प्लॉयड हुई थी मार्केटिंग टीम में, लेकिन हाँ उसे डेट करने की वजह से मुझे डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ा और मैनेजर होने जेंगाओ की मॉम की फ्रेंड होने की वजह से मुझे वहाँ पर भेजा, लेकिन सभी लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पर हाउ की वजह से हूँ। शाओलन उसे बोलती है कि तुम जब हाई स्कूल में थी तभी अच्छी थी, अब तुम पूरी तरीके से बदल गई हो। अगले दिन फिर वोशियो ऑफिस में काम कर रही थी, तब हाओ उसे कॉल करके फोर्स करता है पांग से मिलने के लिए। अब वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। जाओ बोलता है कि ये तो बहुत ही छोटा सा काम है, तो मेरा जूनियर हैंडल कर लेगा। अब जैसे वो जूनियर वहाँ पर आता है और पांग के जाते ही वो शिव से बोलती है कि मुझे ये डिज़ाइन नहीं करवाना, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने फोर्स किया है इसीलिए मैं आई हूँ, मैं ये डिज़ाइन खुद बनाऊंगी तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे बोलता है कि मैं पार्ट टाइमर हूँ, मुझे इस काम के पैसे मिलने वाले हैं, तो वो शिव उतने पैसे खुद देने का ऑफर देती है। लेकिन जब वो मना करता है तो इसके बदले वो लंच ऑफर करती है और वहाँ से जाने वाली होती है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है मैं कौन हूँ। वो शिव को याद नहीं था तो बताता है कि मैं शिव हूँ, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो बोलता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम अभी कैसे हो, लेकिन अभी देखा तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो शिव अब दिन रात काम करके वो डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। जिस बीच हाओ पांग ने जो डिज़ाइन बनाया था वो उसे भेजता है, लेकिन वो उसे बिना देखे डिलीट कर देती है और अपना डिज़ाइन खुद बनाती है। फिर चेयरमैन ऑफिस में सभी के डिज़ाइन देखते हैं और उसे वोशियो की टीम का प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। अब जब चाओ नीचे अकेले बैठा हुआ था तभी वो किसी को कॉल पर बात करते हुए सुनता है कि चेयरमैन ने उनकी टीम का डिज़ाइन सेलेक्ट किया। इसे सुनते ही वो भागकर ऊपर आ जाता है। वो वोशियो से जाकर बोलता है
कि नीचे कोई तुमसे मिलने के लिए आया है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वूशू इसीलिए नीचे जाती है। तभी हू को चेयरमैन से कॉल आता है मिलने के लिए। वो वूशू को बुलाती है, लेकिन चाओ बोलता है कि वो बाहर गई है तो मैं आता हूँ क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। इसीलिए अब ये दोनों जाते हैं, जहाँ पर चेयरमैन के सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे सारा प्रोजेक्ट सिर्फ उसी ने ही बनाया हो। वूशू जब नीचे जाकर आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, यानी कि चाओ ने उसे ट्रिक किया था। अब वो चेयरमैन के वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन चाओ वहाँ पर सिर्फ ये कहता है कि वो तो एक लेडी है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती, सारी मेहनत उसने ही की है। ये बोलकर बात को ही ख़त्म कर देता है, जिससे वूशू का सारा क्रेडिट वो ले लेता है। अब जैसे वो लोग उनके डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वूशू उसे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करने लग जाता है जैसे वो विक्टिम हो और वूशू ने उसका क्रेडिट लिया हो। शाओलिन वूशू से बोलती है कि तुम जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करो, लेकिन फिर चाओ चिल्लाने लग जाता है कि देखो यहाँ पर सभी के पास कनेक्शन है, एक मैं ही हूँ अकेला जिससे काम के बाद कुछ नहीं मिलता, जबकि रियलिटी में उसने तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं किया था। वूशू भागे उसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट होने की वजह से हाओ के पास इसे बताने के लिए जाती है। वहाँ पर वो सब मीटिंग में होते हैं और वूशू बाहर से सुनती है कि सभी लोग हाओ से बोल रहे थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितना स्ट्रिंग पुल करता है। वो बोलते हैं कि तुमने ही पांग को उसके लिए डिज़ाइन बनाने के लिए कहा था, तभी तो वो चूज़ हो गया। हाओ भी अब हाँ बोलकर कहता है कि वूशू मेरी वुमेन है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैंने हेल्प कर दी और इतना तो करना ही पड़ता है ना। वूशू ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पर आती है तो वो रोड पर शियो को साइकिल से जाते हुए देखती है। वो उसके पीछे भागते हुए जाती है और एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी चल रही थी। शिये भी वही करने के लिए वहाँ पर आया था। वो बहुत सारी बातें करता है। फिर वो जब वूशिया से मिला था उसे भी एक स्टोरी बनाकर बताता है फनी तरीके से, पर वूशिया ये सब नहीं सुन पाती और खुद उस स्टेज पर जाकर शिये से माइक लेकर बताती हैं कि ये जिसकी बात कर रहा है वो असल में मैं हूँ। जो सुनकर वो नीचे जाकर बैठ जाते हैं। शिये फिर उन लोगों को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लग जाती है कि वो कैसा इंसान है, मुझे ये करना भी नहीं था, तब भी ज़बरदस्ती मुझसे करवा रहा था, और शिये जो ये काम करने के लिए आया था वो भी 2000 युआन के लिए करना चाहता था बिना मेरे ओपिनियन को जाने, और ये दोनों कितने अच्छे कपल बनेंगे। जहाँ उसकी ऐसी ऐसी बातों से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं जैसे वो इसी के लिए बनी हो। शिये तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये है रियल वूशिया। फिर वो सभी को इंसोम्निया के बारे में बताती है कि कैसे उसकी वजह से लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है और उसे खुद भी 4 दिन से नींद नहीं आ रही है। स्टेज पर सभी अब उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ही वूशियो को रियलाइज़ होता है वो वहाँ से निकलने लगती हैं, लेकिन वहाँ का ओनर उसे वहाँ पर परफॉर्म करने का ऑफ़र देता है कि वो बहुत ही अच्छा करती है, लेकिन वो मना करके वहाँ से चली जाती है। तो वो ओनर शिये से उसका नंबर लेता है जो कि उसने काम के लिए यूज़ किया होता है। वूशियो अब घर जाकर ये सब लान को बताती है। वो उसे स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बताती है और उसे ये भी करने के लिए बोलती है, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देती है। शाओलिन उसे बोलती है कि वो कुछ ही दिनों में वहाँ पर आ रही है। वूशियो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ ही रहेगी। रात में अब जब वूशियो सोने की कोशिश करती है तो उसके साथ अभी जो भी गलत हुआ था और स्टैंड अप कॉमेडी वाली बात याद आ रही थी, जो उसके इंसोम्निया का एक दिन बन जाता है और वो पूरी रात नहीं सो पाती, जिसकी वजह से वो ऑफिस में आकर बार बार डोज ऑफ कर रही थी और उसने अपने आर्टिकल में बहुत सारी गलतियाँ भी करी, जो कि उसकी कोवर्कर देखकर उसे सही करके बताती है और पूछती है कि वो ठीक है क्या, जिस पर वो बोलती है कि वो बस कल सो नहीं पाई। अब उस रात वूशियो अच्छे से शावर लेकर सूदिंग कैंडल्स जलाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मैथ्स की बुक और मेडिटेशन भी करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब उसे बिना सोए हुए 2 दिन हो गए थे। वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को एनर्जेटिक समझने लग जाती है और कुछ भी बोलती है। ऐसे ही जब वो ऑफिस में आती है तो लिफ्ट की जगह स्टेयर से ऊपर जाती है और अपनी कोवर्कर पांग से इतनी बातें करती है कि वो भी सुनकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कल भी नींद नहीं आई, क्योंकि तुम कभी भी इतनी बात नहीं करती थी। वूशियो से बोलती है कि हाँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मीटिंग के टाइम जब वो कुछ चीज़ें बता रही थी तभी वूशियो गलती से सरकास्टिक कमेंट पास कर देती है। इसकी वजह से वूशियो को अकेले ही उससे डांट खानी पड़ती है। वूशियो उससे माफ़ी मांगती है और फिर अपने काम में लग जाती है। उस रात वो ड्रिंक करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी इसमें फेल हो जाती है। अब 3 दिन ना सोने की वजह से उसकी लाइफ पे ये इफेक्ट पड़ता है कि छोटी से छोटी आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही थी। उसे वाटर ड्रॉप और इंसेक्ट की आवाज़ सुनकर ही पूरी रात बितानी पड़ती है। अगले दिन ऑफिस में उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो अपने आप को कंपोज रखने के लिए सुबह 5 कप कॉफ़ी पी लेती है, लेकिन आज उसके इमोशंस खुद के कंट्रोल में ही नहीं होते। इसके बाद हम हुआ और गाओ को बात करते हुए देखते हैं
कि चेयरमैन ने चाओ को प्रपोजल देखकर उसे प्रमोशन देने का सोचा है और दोनों ही इस बात के लिए मान जाते हैं। गाओ अकेले अब चाओ को अपने ऑफिस में बुलाकर बताते हैं कि उसे चेयरमैन कितना ज़्यादा खुश है और अभी उसे टीम लीडर बनाया जाएगा उसके काम के लिए। उन्हें सब कुछ पता होता है, तभी भी वो लोग उसे टीम लीडर बनाते हैं। पांग वुशियो से बोलती है कि चाओ ऑफिस में इतनी देर क्या कर रहा है, लेकिन वुशियो को उस पर कोई भी फोकस नहीं होता। चाओ अब जैसे ऑफिस से निकलकर अपने डेस्क पर जाता है, चाओ उसे जाते ही टीम लीडर बनाने का ईमेल आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके सभी से अपने लिए मिल्क टी ऑर्डर करने के लिए बोलता है, जो कि उसकी तरफ से थी। शाओलिन उससे पूछती है कि ऐसा क्या हो गया। वो पहले तो नहीं बता रहा होता, लेकिन आखिर में सभी को बता देता है कि उसे टीम लीडर बना दिया गया है। कोई भी ये बात नहीं मानता तो वो सभी को ईमेल दिखाता है। सभी इसके लिए उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। वुशिया ये सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। पांग फिर वुशियो को उसे बात करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे बोलती है कि तुम्हें लगता है कि उन्हें कुछ पता नहीं होगा, उन्हें सब कुछ पता है। चाओ अब सभी से उनकी ऑर्डर लेता है और लास्ट में वुशियो के पास भी आता है। वो मना कर देती है, लेकिन तब भी ऑर्डर करने के लिए बोलता है, तो वो गुस्से में मना करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पांग चाओ के पास कुछ रिसीट चेक करने के लिए देती है, तो चाओ को उसमें एक गलती मिलती है, जिसकी वजह से वो उसे बहुत कुछ सुनाता है कि अभी वो टीम लीडर बन गया है तो ढंग से ध्यान रखेगा और तुम्हें कुछ काम भी नहीं करना आता। आज वुशियो के इमोशंस इंसोम्निया की वजह से कंट्रोल में नहीं होते और वो चाओ को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम कितने शेमलेस हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या? ये सारा काम मैंने और पांग ने ही किया है, तुम तो बस गेम खेल कर ही यहाँ पर आए हो और मेरे क्रेडिट्स पर टीम लीडर बन गए। चाओ भी उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने बलबूते पर ही बना हूँ, लेकिन फिर वुशियो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है और तुम मेरी जगह चेयरमैन से मिले, जिस वजह से तुम्हें ये पोस्ट मिल गई। वो ये सब अपने कैबिन से देखती है और वुशियो के कोवर्कर सभी उसका वीडियो बनाते हैं और फिर अपने टीम मेंबर के लिए जो अपने कमीशन से फ़ोन लेकर आया हुआ था वो देता है और आखिर में एक वुशियो के लिए सेव कर लेता है। तभी उसे मैनेजर हु का कॉल आता है, जिसे सुनकर वो शॉक रह जाता है। वुशियो अब अकेले रात को ऑफिस में बैठी होती है, तभी उसे हाउ का मैसेज आता है, डिनर के लिए रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। वुशियो अब वहाँ पर जाती है, जहाँ डिनर के टाइम हाउ उसे बोलता है कि बहुत टाइम से यहाँ पर आना चाहते थे ना, लेकिन नहीं आ पाए। वो फिर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक नहीं लग रही हो, जिस पर वो बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही है। हाउ बोलता है कि मैनेजर ने उसे सब कुछ बताया कि दोपहर में क्या हुआ और तुमने कैसे बात की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने ऐसे रिएक्ट किया। वुशियो बोलती है कि ये सब रियल है, जो सुनकर हाउ उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम फ्रस्ट्रेट हो गई थी इसीलिए ऐसा बिहेव किया, लेकिन तुम्हें आगे का क्या सोचना है। वुशियो उससे पूछती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, जिस पर वो उसे कहता है कि चाओ ने गलत किया है, लेकिन अभी जो हो गया है उस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता, तुम ये सब कुछ ना भूल जाओ। पर वुशियो बोलती है कि ये गलत है, हु और गांव ने भी उसे ही सपोर्ट किया। हाउ से बोलता है कि उन्हें करना पड़ा, मैनेजर हु को अपने डिपार्टमेंट की इज्जत बचानी थी और गांव भला चेयरमैन के खिलाफ कैसे जा सकता था, तुम्हें भी बड़ी पिक्चर को देखना चाहिए। वुशियो से थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, लेकिन इस सब के अंदर अकेले मैं ही एक विक्टिम हूँ। हाउ से समझाता है कि तुम मेरे बारे में तो सोचो, सभी लोगों को क्या लगेगा कि तुम ऐसा बिहेव करोगी, तो कल जाकर सभी से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग लेना और तुम्हें बस 2 साल वेट करना है, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तब तुम कुछ भी कर सकती हो या फिर घर में रहकर बच्चे संभाल लेना। ये बोलकर वो बात खत्म करने वाला होता है, लेकिन वुशियो पूछती है कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते। हाउ बोलता है कि मैं किसी को मेरा क्रेडिट लेने नहीं देता और अगर ले लिया होता तो डायरेक्टली चेयरमैन के पास जाता, उसे ऐसे ही नहीं जाने देता, लेकिन ये तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है तो तुम बस अपॉलॉजी दे दो। जो सब सुनकर वुशियो सिर्फ उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ भी बोलती नहीं है। वो अब अकेली घर पर जा रही थी, तब उसी जगह किसी को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखकर वहां पर जाती है। कॉमेडियन वहां पर प्लेजर करने वाले लोगों की हैबिट के बारे में बोल रहा होता है कि वो कैसे अपने आप को हर्ट करते हैं और लोगों को प्लीज करते हैं। इससे वुशियो को अपनी हालत याद आ जाती है। तभी उसे हाउ से अपॉलॉजी लेटर आता है, जो कि उसे डिपार्टमेंट के सामने बोलना था। वो पढ़कर उसे बहुत ज़्यादा खराब फील होता है। वो अब घर जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे अपनी 10 साल पहले वाली सेल्फ दिखाई देती है, जो कि उसके 4 दिन ना सोने का इफेक्ट था, हेल्यूसिनेशन। ऑफिस में मीटिंग के टाइम भी वुशियो बहुत ही बुरी हालत में होती है। मैनेजर हो यहाँ पर सभी को काम बताकर आखिर में वुशियो को अपनी गलती मानने के लिए
बुलाती है, जहाँ वो शिव हाउ ने जो उसे अपॉलॉजी लेटर भेजा था उसे पढ़ना स्टार्ट करती है। लेकिन तभी उसे अपनी ओल्ड सेल्फ दिखाई देती है, जो उसे बोलती है कि क्या वो खुश रह पाएगी ये सब बोलकर, क्या वो ये सब चेंज नहीं करना चाहती। वो शिव लेटर पढ़ने का ट्राई करती है लेकिन नहीं कर पाती, और आखिर में जो अपनी मन की बात होती है वो बोलती है कि कैसे कोई भी एम्प्लॉय आकर हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय का वर्क लेकर अपना बता सकता है। ऐसे कोई भी काम क्यों करना चाहेगा जब आखिर में उसे रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो बस हम जैसे लोग कंपनी के बारे में सोचकर काम करें और किसी और को ही क्रेडिट दे दें। मैं ये बात यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन मैं किसी से सॉरी नहीं बोलूँगी, जो गलती मेरी है ही नहीं। मैनेजर हु को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो इस मैटर को क्लोज करने के लिए ओके बोलकर मीटिंग डिसमिस कर देती है। फिर हम वूशियो को सबवे में सोते हुए देखते हैं। उसे अच्छी नींद आती है, क्योंकि जो भी उसके मन में चल रहा था वो अभी सब कुछ बाहर आ गया था। बाद में हम मैनेजर हु को एक जोशी एम्प्लॉय से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हु उसे बोलती है कि ये प्रिंसिपल के हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन तभी शी उठकर खुश होता है और बोलता है थैंक यू इसे एक्सेप्ट करने के लिए, और बिना आगे कुछ सुने ही वहाँ से चला जाता है। तभी वो डम्फाउंडेड होकर खुद से बोलती है लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता, और वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही चले गया था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो किसी पार्टनर के साथ डिनर कर रही होती है और वो शी के साथ होती है। मैनेजर हुआ और वो बॉस पेमेंट के ऊपर लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो जब लास्ट में बोलती है कि वो पे करेगी, तब शी वहाँ से उठकर बाहर जाता है। सभी को लगता है कि वो पे करने के लिए गया है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तब पता चलता है कि वो तो रेस्टरूम गया था, और बाद में वो दूसरे बॉस पेमेंट करता है। वो उसे अब डांटते हुए पूछती है कि तुमने पे क्यों नहीं किया, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। इस पर शिव से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये करना था, आपने बताया ही नहीं, जिससे कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर हम हाउ को मैनेजर हुआ और गांव के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ हम उसे वुशु के लिए उनसे सॉरी बोलते हुए देखते हैं कि वो ऐसी नहीं है, इस बार गलती से उससे ये हो गया। जिस चीज़ पर दोनों भी मान जाते हैं और बोलते हैं कि वो यंग है इसीलिए उसे कुछ पता नहीं है। गाओ बोलता है कि हम वुशियाओ को ही लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया था, अब क्या कर सकते हैं। हाओ भी उनकी बातों पर हाँ बोलता है। फिर हाओ और वुशियाओ कार से ऑफिस जा रहे होते हैं, तभी हाओ उसे डांटता है कि तुमसे मैंने सॉरी बोलने के लिए कहा था ना, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, इस वजह से मुझे उनसे जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी और अभी उनका हम पर फेवर है। तो वुशियाओ ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि तुमसे किसने करने के लिए कहा था और आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों। तुम्हारी वजह से अभी मैं जो कुछ भी बोला था राइट्स के लिए वो सब बेकार हो गया, तुमने मुझसे पूछा कि नहीं ये सब करने से पहले। हाउ उस पर चिल्लाता है कि सारे डिसीजन मैं ही हमेशा लेता हूँ, जो कि हमेशा राइट होते हैं, तो अभी क्या हो गया। वुशियाओ उसे समझाती है कि वो खुद के काम खुद कर सकती है, उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। ये बोलकर वो कंपनी में आ जाती है और हाउ सिर्फ उसे देखता रह जाता है। वुशियाओ फिर ऑफिस में होती है और देखती है कि कंपनी में वैसे ही माहौल होता है और अभी भी सभी को लगता है कि वुशियाओ सिर्फ हाउ की वजह से यहाँ पर है। वो उस ईमेल को देखती है जिसकी बात मैनेजर हु ने की थी कि उन्हें किसी एम्प्लॉय को चूज करके दूसरे ब्रांच में भेजना है, इससे उसे अपने खुद के एफर्ट सिखाने का मौका मिलेगा, जिस चीज़ को वो अपॉर्चुनिटी समझकर इसके लिए अप्लाई करती है। जब वो ये देखती है तो शॉक हो जाती है और उसे बोलती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम कोई भी ग्रज नहीं रखोगी, तो ये क्या है। वुशियाओ उसे समझाती है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, ना कि मैं बस हाउ की गर्लफ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ, जो यहाँ पर नहीं हो सकता है। इस पर मैनेजर हु बोलती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले हाउ से बात करनी चाहिए, अभी तुम दोनों साथ हो और तुम भला 1 साल के लिए अलग सिटी में कैसे रहोगी। वुशियाओ बोलती है कि ये मेरा डिसीजन है और मैं अकेले इसे ले सकती हूँ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। आखिर में उसे ओके बोलकर बाहर भेजती है। उसके जाते ही हाउ की मॉम को कॉल करके ये बात बताती है। हाउ की मॉम अब वहाँ पर कंपनी में आकर बैठी होती है और जैसे ही वुशियाओ आती है तो उसे बोलती है कि आज हमारे घर खाने के लिए चलो, बहुत टाइम हो गया है ना। वुशियाओ को इससे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आती, लेकिन वो फिर भी जाती है। घर में हाउ के पेरेंट्स खाना बना रहे थे और अकेली वुशियाओ बैठी हुई थी। उसे काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि वो पहली बार उसके बिना वहाँ पर मौजूद थे। उसे पता होता है कि ये कोई सिंपल डिनर नहीं है। तभी वहाँ पर हाउ आता है जो कि वुशियाओ को देखकर भी उसे इग्नोर कर देता है। फिर सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं। उनकी स्पेशल डिश क्रैब होती है, लेकिन वुशियाओ को क्रैब तोड़ना नहीं आता था। वो बार बार ट्राई करती है लेकिन उससे नहीं होता क्योंकि हर बार हाउ इसे तोड़कर खिलाता था। आज वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था, पर उसको ऐसे देखकर वो हेल्प करने ही वाला था। लेकिन तभी वुशियाओ उसे बोलती है कि वो कर लेगी, तो बोलता है कि हाँ तुम तो सारा काम अकेले ही कर सकती हो ना। तभी हाउ की मॉम बात करना स्टार्ट करती है।
वो बताती है कि उसे हू का कॉल आया था कि तुमने दूसरी सिटी के ब्रांच में जाने के लिए अप्लाई किया है, जो सुनकर हाउ शॉक हो जाता है। हाउ की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम दोनों अकेला भला कैसे रहोगे, ये ठीक नहीं है। वूशिया उन्हें समझाती है कि वो किस लिए कर रही है, लेकिन हाउ की मॉम बोलती है कि तुम दोनों एक फैमिली हो और फैमिली में किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है ना, यहाँ पर तुम कर लो। हाउ की ज़्यादा कंडीशन अच्छी है और आगे भी दोनों पेरेंट्स अगर बिजी रहेंगे तो बच्चे को भला कौन संभालेगा, तो तुम्हें सब कुछ समझना चाहिए ना। और उसे बच्चों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखने के लिए बोलती है कि आगे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। वूशिया को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो कुछ भी नहीं बोलती। लास्ट में फिर हाउ की मॉम उसे रोते हुए बोलती है कि बचपन में हाउ ने कितना सफ़र किया है, अभी तो उसे अच्छे से जीने दो। जो सब सुनकर वूशिया बोलती है कि वो फिर से इस डिसीजन के बारे में सोचेगी और फिर वूशिया को घर तक छोड़ता है, लेकिन दोनों ही कोई भी बात नहीं करते और दोनों ऐसे ही कुछ दिनों तक एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते, अपने काम और डेली लाइफ पर फोकस करते हैं। एक दिन वूशिया और लान से बात कर रही थी, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि कितना टाइम हो गया तुम्हें हाउ से बात नहीं की। तो वूशिया बताती है कि 1 हफ्ता हो गया है और वो कल मोस्टली ख़त्म हो जाएगा। लान जब उससे पूछती है कि कैसे, तो वूशिया बताती है कि हाँ, और उसकी फैमिली को कल पता चल जाएगा कि मैंने अपना नाम नहीं कट किया था ट्रांसफ़र की लिस्ट से, क्योंकि कल उसकी लिस्ट आने वाली है। लान ओके बोलकर अब उसे कहती है कि वो सैटरडे को वहाँ पर आ रही है, जो सुनकर वूशिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन अब जब वूशिया ऑफिस जाती है तो वहाँ पर लिस्ट देखती है जिसमें उसका नाम नहीं होता, तो हू से जाकर बात करती है, जहाँ पर हू उसे बोलती है कि हाउ ने तुम्हारा नाम लिस्ट से हटवा दिया था। उसने कहा कि तुम्हारी बात हो गई है तो अभी इन सबको भूल जाओ, उन्हें ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। जो सुनकर वूशिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में फिर हम हाउ के फ्रेंड्स को अपने कार से एक जगह पर जाता हुआ देखते हैं। बीच में वो उन्हें देखकर हाई बोलने वाला होता है, लेकिन जब वो उन्हें फाइट करते हुए देखता है कि कैसे वूशिया उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम 1 साल भी वेट नहीं कर सकते, और तुम भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने कब इसके लिए हाँ बोला था। हाँ उसे बोलता है कि तुमने मॉम से कहा था और 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है। जो देखकर उसका फ्रेंड जैंगयान वहाँ से चला जाता है। फिर जब वूशिया वहाँ से जा रही होती है तो हाउ उसे बोलता है कि हमें यान की वेडिंग में कल जाना है, तो रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। वहाँ से हाउ फिर डायरेक्टली वेडिंग वेन्यू पर जाता है जहाँ डेकोरेशन हो रही थी। यान उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो कि रास्ते में तुम लोग फाइट कर रहे थे, मैंने अभी तुम्हें आते हुए देखा। तब हाउ उसे बताता है कि मैंने बस उसकी हेल्प की है और पता नहीं उसे क्या हो गया है। तो यान उससे पूछता है कि क्या हम फिर वो कल करने वाले हैं। हाँ बोलते हैं कि हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने प्लान किया था। अगले दिन अब वेडिंग के टाइम हाउ वूशिया को पिक करने के लिए आता है, लेकिन वूशिया बाहर बास्केटबॉल ग्राउंड में होती है कैजुअल कपड़ों में। हाउ जब कॉल करता है तो वो उसे मना कर देती है कि वो नहीं आएगी, पर हाउ उसे बोलता है कि वहाँ पर सभी कलीग्स और चेयरमैन होंगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो इस वजह से अब उसे एंड मोमेंट पर हाँ बोलना पड़ता है। हाउ उसे चेंज करने भी नहीं देता, उसे ऐसे ही जल्दी में वहाँ से लेकर चला जाता है। वो इतने एग्रेसिवली तरीके से ड्राइव करता है कि वूशिया डर जाती है और वहाँ पर पहुंचकर चेयरमैन को ग्रीट करने के लिए जाता है और ज़बरदस्ती वूशिया को भी लेकर जाता है। लेकिन जब वूशिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है तो बीच में ही वो खुद से बस उससे अपनी गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है। आखिर में वेडिंग होने के बाद वूशिया को लान का कॉल आता है कि उसकी फ़्लाइट लैंड हो गई है, तो वूशिया उसे यही वेडिंग हॉल में ही बुला लेती है कि वो यहाँ से ही घर जाएंगे। तभी बुके कैच करने का टाइम आता है। वूशिया को बिल्कुल जाना नहीं होता, लेकिन हाँ उसे ज़बरदस्ती भेजता है और जैसे ही ब्राइड बुके फेंकती है तो सभी लड़कियाँ साइड हो जाती हैं और बुके वूशिया के सामने गिरता है। वो तो यहाँ पर एकदम से कंफ्यूज ही हो जाती है। तभी होस्ट आकर उसे बुके देकर पूछने लगता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कब कर रही हो। वूशिया बोलती है कि उनकी इस पर बात नहीं हुई। तभी होस्ट उससे बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है और उसे अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताने के लिए बोलता है। वहाँ के सभी लोग हाव का नाम लेते हैं। तभी पीछे से हाव आकर नील करके उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और बोलता है कि वो दोनों काम करके कंपनी को साथ में आगे लेकर जाएंगे और हमें करियर बनाने से पहले फैमिली बनानी चाहिए। ये सब कहकर वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। वहाँ पर सभी उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी फोर्स कर रहे थे। वूशिया तो एकदम से ही शॉक हो गई थी। वो उसे बोलती है कि ये बहुत ही जल्दी हो रहा है, लेकिन वो बीच में ही उसे बोलता है कि जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं तब तक यहाँ से उठने नहीं वाला। तभी हम कुछ कलीग्स को बात करते हुए सुनते हैं कि ये फैमिली पहले बनाने वाली बात चेयरमैन ने अभी कुछ दिन पहले ही की थी और देखो हाउ ने करना भी स्टार्ट कर दिया। ये देखकर चेयरमैन बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर वूशिया तो इन सभी से पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब काफ़ी हिचकिचाते हुए वूशिया प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तब जाकर हाउ उठता है। उसके बाद वो अपने कलीग और चेयरमैन के पास जाता है,
जहाँ वो चेयरमैन को बटर अप करने के लिए बोलता है कि वो कितने जल्दी मैरिज करना चाहता है जब से आपने बोला है। सभी कलीग्स भी उन्हें जल्दी मैरिज करने के लिए विशेष देते हैं। वो शो फिर अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी और उस प्रपोजल रिंग को अपने पर्स में रख देती है। हाउस के पास आकर बोलता है कि उन्हें जैंग के सूट में जाना है, लेकिन वो मना कर देती है। दोनों का ही मूड यहाँ पर अच्छा नहीं होता और हाउ को वूशियाओ का ये हेजिटेशन अच्छा नहीं लग रहा था। वूशियाओ को पता होता है कि हाउ ये सब बस चेयरमैन को दिखाने के लिए कर रहा है। वूशियाओ फिर वहाँ से जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे याद आता है कि पर्स तो अंदर ही भूल गई है। वो उसे लेने के लिए जाती है, तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर्स लेकर वो स्टेज पर जाती है और उस बुके को उठाकर कहती है कि ये क्या हो गया, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मैं ये क्या कर रही हूँ, सभी के लिए बस एक पपेट बन गई हूँ। इवन एक होस्ट भी मेरे लिए डिसीजन लेने लग गया है और मैं बस हाँ बोल रही थी। उसके बाद हाउ को सामने एज्यूम करके बोलना चालू करती है कि ये प्रपोजल मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे चेयरमैन के लिए था। तुम उन्हीं से क्यों नहीं जाकर शादी कर लेते? सभी को लगता है कि मैं तुम पर डिपेंड हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं बस सैक्रिफाइस ही कर रही हूँ और तुम्हारी ही फैमिली है जो कि मुझे एक टूल की तरह यूज़ कर रही है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है कि लान वहाँ पर आती है। वो उसे लेकर उस सूट में जाती है जहाँ पर हाउ ही डोर खोलता है। वो शॉब उसे रिंग देकर उसे ब्रेकअप कर लेती है और बिना कुछ बोले ही मौका दिए वहाँ से चली जाती है। लान ये सब देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। अगले दिन फिर वो शॉ बहुत खुश होकर उठती है। अपनी न्यू लाइफ के लिए लान और वो बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो शॉ सबसे पहले शॉर्ट्स और शर्ट पहनती है शॉप से खरीद कर, जो कि हाउ उसे नहीं पहनने देता था। उसके बाद दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं और वहाँ के एक पास के कैफे में बैठे होते हैं। तभी लान की मॉम का कॉल आता है। लान वूशियाओ को उसे कवर करने के लिए बोलती है क्योंकि उसने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि वो वापस आ गई है। वो फिर काउच पर लेटकर वूशियाओ को ब्लैंकेट से लाइट ब्लॉक करवाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आज वो पढ़ाई करके थक गई है तो अभी जल्दी ही सो रही है और एक्सक्यूज़ देकर कॉल कट कर देती है। वूशियाओ उससे पूछते है कि तुम बता क्यों नहीं देती, लेकिन वो मना करती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उनसे कहा था कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो कोई छोटे से कॉलेज से डिग्री कर लेती हो, लेकिन उन्होंने अमेरिका भेजा अपने प्राइड की वजह से। अभी मैं क्या बताऊं कि उन्हें वहाँ पर मेरी कितनी बुरी हालत है, लेकिन मैं रेस्ट करके फिर से जाऊंगी। वैसे भी बाद में मुझे डैड की फैक्ट्री संभालनी है। रात को फिर जब ये दोनों घर पर जा रहे होते हैं तब वो उसे वो बार दिखाती है जहाँ पर उसने स्टैंड अप कॉमेडी की थी। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और लान उसे आज परफॉर्म करने के लिए बोलती है तो वो ओनर से बात करने के लिए जाती है। लान जब अकेली खड़ी हुई थी तभी वहाँ के बारटेंडर दोंग के एप्रन में बाल फंस जाते हैं। दोंग निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकलते तो वो सीजर से काटने के लिए बोलता है पर लान मना कर देती है। फिर दोंग शिये को आवाज़ देकर उसे परफॉर्म करने के लिए बोलता है। लान शिये को देखकर यहाँ पर इम्प्रेस हो जाती है और बस उसे ही देखती रह जाती है। उसी वक्त दोंग बाल कट करके उसके हाथ में पकड़ा देता है और जब शिये की परफॉर्मेंस खत्म होती है तब जाकर लान को रियलाइज होता है कि ये क्या हुआ। फिर वो शो परफॉर्म करती है। उसके बाद सभी लोग साथ में बैठे होते हैं। वहाँ का ओनर जिसका नाम काओ है वो वूशिया और लान से सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है और अपने बारटेंडर के बारे में बताता है। वो वूशिया से बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हो, तुम यही करती रहो और हम तुम्हें सिखाएंगे। तो वूशिया बोलती है कि वो इस बारे में ज़रूर सोचेगी। फिर काओ ने बताता है कि यहाँ पर एक बारटेंडर की जगह खाली है और उन्हें कोई चाहिए। तभी लान बोलती है कि वो कर लेगी। वहाँ से जाते हुए वूशिया पूछती है कि तुम तो यहाँ पर घूमने के लिए आई थी ना। इस पर लान बोलती है कि सुबह मैं घूम लूंगी और रात को यहाँ पर बारटेंडर का काम कर लूंगी। तभी वहाँ के वीआर को देखकर पूछती है कि ये किसकी है। तो वूशिया बोलती है कि ये शिये की है। उसका नाम सुनकर ही वो स्माइल करने लग जाती है। वूशिया पूछती है कि क्या तुम्हें सच में वो पसंद आया, जिस पर लान हाँ बोलती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि वूशिया उठते ही अपने फ़ोन को देखती है। वो उसे देखकर सैड हो जाती है क्योंकि उसे हाउ से नॉर्मल टेक्स्ट आए होते हैं जैसे उनका ब्रेकअप हुआ ही ना हो। वो याद करती है कि उसे कल से ही टेक्स्ट आ रहे हैं। वो श्योर रेडी होती है और अपने पर्स में प्रपोजल वाली रिंग को देखकर शॉक हो जाती है। वो फिर लान से पूछती है कि क्या मैंने ये रिंग वापस करके ब्रेकअप नहीं किया था। लान भी यही सुनकर शॉक हो जाती है। तो वूशिया को पता चलता है कि वो सब तो सिर्फ उसने हेलुसिनेट किया था। लान उसे बताती है कि उसने कुछ बोला था और उसके बाद हाउ पर वॉमिट कर दी थी, जिससे वूशिया एम्बैरस होकर सोचने लग जाती है कि अभी वो क्या करे। ऑफिस जाते हुए वो हाउ को मिलने के लिए टेक्स्ट करती है लेकिन वो रिप्लाई नहीं देता। वो ऑफिस में जाती है जहाँ वो सभी उसे प्रपोजल और मैरिज की बात करने लग जाते हैं और रिंग देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो रिंग नहीं पहनती। सभी लोग उससे यहाँ पर सिर्फ इसी की बात कर रहे थे और वूशिया ब्रेकअप ना होने की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाती। वो हाउ को कॉल करती है पर वो बिजी है ये बोलकर मिलता ही नहीं है उससे।
अगले सीन में लान वू शियाओ को शिये जहाँ पर कैंपिंग कर रहा होता है वहाँ पर लेकर जाती है। लान उससे पूछती है कि क्या तुम अभी ब्रेकअप करोगी या फिर नहीं, क्योंकि हाउ तो उसे 2 दिनों से मिल ही नहीं रहा था। वो शिया अब कॉन्फिडेंटली बोलती है कि वो ये करके ही रहेगी। शिये यहाँ पर उन्हें स्क्यूअर्स बनाकर दे रहा होता है, तो लान यहाँ पर उसकी तरफ देख ही रही थी। तभी डोंग आकर बताता है कि शिये की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम जाओ है और वो अभी आ रही होगी। लान बोलती है कि मुझे पता है। तभी हिना भी आती है। वो उन दोनों से पूछती है कि तुम में से कौन शिये को पसंद करता है, तभी यहाँ पर आए हो ना। तो लान बोलती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, पर मैं अभी तुम लोगों के बीच में नहीं आऊँगी। जब ब्रेकअप हो जाएगा तब मैं उसे डेट कर सकती हूँ। जिस पर वो लड़की भी उसे हाँ बोलती है और शियू तो बस उन्हें देखती रह जाती है कि क्या बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद शिये और जाओ अकेले होते हैं। तब वो उसे कुछ देती है और बोलती है कि क्या तुम्हें इतनी जल्दी है मूव ऑन करने की। शिये बोलता है कि ब्रेकअप करने के लिए तुम मैंने कहा था ना, और तुम ब्रेकअप की बात खुद ही बताना चाहती थी, तो जल्दी ही बता देना। अब वो हाँ बोलकर वहाँ से जाती है। अगले दिन अब वो शियो पार्किंग में हाउ का वेट कर रही होती है। उसके आते ही वो उसे ब्रेकअप की बात करके रिंग दे देती है। हाउ पूछता है कि ये क्यों, तो वो उसे बताती है कि जैसे तुम मुझे समझते हो मैं वैसी नहीं हूँ और मैं ऐसे नहीं जीना चाहती हूँ। अच्छा होगा कि हम ना अलग हो जाए। इस पर हाउ थोड़ा सोचकर बोलते हैं कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा प्रमोशन का टाइम है, तो अभी पहले जैसे ही रहना पड़ेगा। तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। तभी चेयरमैन की कार आती है, तो हाँ नॉर्मल बिहेव करके उसे ग्रीट करता है। इसके बाद वूशिया बार में होती है और लान उसके लिए ड्रिंक बना रही थी। वूशिया उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ स्टैंड अप शो में चलेगी। श्रेया उसे लेकर जाने वाला है। लान मना कर देती है कि उसे काम है और वो नहीं आ पाएगी, और उसे हाउ के बारे में पूछती है कि कहीं वो तुम्हारे साथ गेम तो नहीं खेल रहा। इस तरीके से 2 वीक के बाद ब्रेकअप अनाउंस करने के लिए बोलकर वूशिया मना करती है कि हाउ कभी भी ऐसा नहीं करेगा और अभी मैं स्टैंड अप कॉमेडी पर फोकस करना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि हाउ सच में उसके साथ गेम खेल रहा था, क्योंकि जब वूशिया उसे वेडिंग के बाद ब्रेकअप करने के लिए आई थी उसने सब कुछ बोल दिया था, बस रिंग नहीं दी थी। हाउ ने भी सब कुछ सुना था, तभी प्रिटेंड कर रहा था कि उसने कभी ऐसा बोला ही नहीं और उसे रेगुलरली मैसेजेस किए। और जो उन 2 दिनों में वूशिया उससे मिलने के लिए बुला रही थी उसे वो जानबूझकर उस टाइम पर इग्नोर कर रहा था और एक्सक्यूजेस दे रहा था। रियलिटी में वो बिजी नहीं था, लेकिन जब वूशिया ने उसे बोल ही दिया तब उसे अपने पास रखने के लिए वही बात बोलता है। वो सोचता है कि क्या पता इससे वो अपना डिसीजन चेंज कर ले। इधर शिये वूशियाओ को लेकर शो में जाता है और उसे स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कब स्टार्ट हुई थी और कैसे। वूशियाओ भी वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करती है। उससे पूछती है कि तुम इसमें कैसे आए, तो वो उसे फनी आंसर देता है कि तुमने कहा था ना कि मुझसे सीखो, तो मैं तुमसे सीखकर यहाँ पर आया हूँ। अगले सीन में फिर हम हाउ को और उसकी टीम को किसी क्लाइंट के साथ कैरियोके में ड्रिंक करता हुआ देखते हैं। वो क्लाइंट उसे एंजॉय करने के लिए बोलता है, लेकिन हाउ मना करता है। वो क्लाइंट बीच में फिर उसकी वेडिंग की बात करने लगता है कि तुम्हें अभी एंजॉय कर लेना चाहिए, बात के लिए क्या बचाना है। तो हाउ गुस्से में उसे मारने लग जाता है। उसके कलीग उसे रोकते हैं। फिर हम हाउ और जैंग को अकेले देखते हैं, जहाँ पर जैंग शॉक होकर पूछता है कि वूशिया उसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती है। तुमने जो रीज़न बताया उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुमसे अच्छा उसे कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता, और क्या वो किसी और को डेट कर रही है या फिर तुमने उसे कुछ ज़्यादा स्पॉइल कर दिया। हाउ बोलता है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसे हो क्या गया है। जैंग उससे पूछता है कि वूशिया क्या कर रही होगी अभी, तो हाउ बोलता है कि घर में सो रही होगी शायद, और हम देखते हैं कि वूशिया तो असल में शो के अंदर एंजॉय कर रही थी। फिर हम वूशिया को स्टेज पर देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती, जो एक ऑकवर्ड साइलेंस बन जाता है, और ये किस वजह से होता है वो हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं। वूशिया उसके कलीग के साथ खाने के लिए कैफेटेरिया में जाती हैं, जहाँ पर हाउ होता है। उसके कलीग उन्हें साथ में बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन वूशिया बोलती है कि उसे कुछ काम है, तो मैं ऑफिस में जाकर ही खा लूँगी, और उसी वक्त हाउ भी वहाँ से चला जाता है। शाओलिन फिर जैंग से पूछती है कि इनके बीच में क्या हुआ है, तो जैंग बोलता है कि कुछ नहीं, बस छोटी सी फाइट हुई है। शाओलिन ये बात नहीं मानती और बोलती है कि हाउ की गलती होगी, उसे वूशिया को मनाना चाहिए। फ्रस्ट्रेट होकर जैंग जोर से बोल देता है कि हाउ की वजह से उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, जो बात सभी सुन लेते हैं। तो शाओलिन पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, हाउ ने कुछ किया होगा, जिस पर जैंग चिल्लाकर बोलते हैं कि इसमें हाउ की गलती नहीं है। वूशिया ने कहा है कि वो हाउ से झूठ बोल रही थी, तो सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। ये बात अब पूरे ऑफिस में फैल जाती है। सभी अपने एजम्पशन लेकर बात करते हैं। इसमें मोस्टली सभी लोग हाउ को टारगेट कर रहे थे कि उसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि अभी उसके प्रमोशन का टाइम चल रहा है और ये रूमर की इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही थी। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वूशिया स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए आई होती है और ये सब लान को बताती हैं कि सभी को ब्रेकअप के बारे में पता चल गया है और सभी हाउ को ब्लेम कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं क्लियर कर देती हूँ, लेकिन हाउ ने मना कर दिया।
लान अब उसे उस बात पर ध्यान ना देने के लिए कहती है, लेकिन वू शियाओ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ड्रिंक कर लेती है, जो कि शी देख रहा था। अब जब शो चल रहा होता है तब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन वांग वहाँ पर वू शियाओ का शो देखने के लिए आता है। वो काओ से बोलता है कि ये न्यू पर्सन एक वुमेन है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो भी ये कर सकती है। लान ये सुनकर उसे लड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन काओ रोक लेता है। काओ फिर दोंगजी के बारे में लान को बताता है कि कैसे वो लोगों को नीचा दिखाकर कॉमेडी करता है। इसके बाद वू शियाओ को परफॉर्म करने का टाइम आता है, जहाँ पर शियो उसकी हालत देखकर बेट लगाता है कि आज वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। पर दोंग और काओ अपोजिट बेट लगाते हैं और हम देखते हैं कि वू शियाओ अपने बॉयफ्रेंड की गिल्ट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी वांग जी आकर माइक लेकर उसे बोलता है कि तुम एक लड़की हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, और क्योंकि तुम न्यू हो तो मुझसे सीख लो। वू शियाओ नीचे जाती है, जहाँ पर शे बोलता है कि मैं बैट जीत गया। ये सुनते ही वो बोलती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम भला ऐसे कैसे कर सकते हो। जो सुनकर वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना कुछ सुने ही चली जाती है। घर में वो लान से बात कर रही थी कि पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था, जिस पर लान उसे एनकरेज करके बोलती है कि ये कभी कभी हो जाता है, इसकी वजह से तुम ये सब छोड़ना मत। वो शियाओ हाँ बोलती है कि ये बस आज की गलती थी, अब से नहीं होगा। वो फिर बहुत टाइम परफॉर्म करने के लिए जाती है, लेकिन कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और कोई भी उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो शो फिर परफॉर्मेंस होने के बाद सभी के पास शांति से जाकर बैठी होती है सैड होकर, और शीए जो कि बार बार बेट को जीत रहा होता है वो खुश होकर बोलता है कि आज मैं फिर से बेट जीत गया। काओ और दोंग दोनों ही से सैड होते हैं। तभी दोंग लान की तरफ देखकर बोलता है कि तुमने भी वू शियाओ के ऑकवर्ड साइलेंस पर ही बेट किया था ना, कैसी फ्रेंड हो तुम। जिस पर लान बोलती है कि अरे मुझे भी तो अपनी फ्रेंड के लिए कुछ सेव करना पड़ेगा ना। वो शियाओ फिर उनसे बोलती है कि क्या मुझ में सच में इस चीज़ का टैलेंट है या फिर नहीं। तो काओ उसे समझाता है कि ये टैलेंट कुछ भी नहीं होता, अब मुझे ही देख लो कि कैसे मैं शो अच्छे से करता हूँ। वैसे ये जो तुम्हारा फेस चल रहा है इसको किसी ने भी नहीं झेला। और दोंग के बारे में बताता है कि कैसे लाइन भूलने की वजह से वो कुछ भी लाइन बोलने लग जाता है और लोगों को इंटरेस्ट चला जाता है। उसके बाद शीए की बात बोलता है कि उसकी कॉम्प्लेक्स काम की वजह से उसके कॉम्प्लेक्स जोक समझ ही नहीं आते, और लास्ट में उसे खुद की बात बताता है कि उसका कैसे अच्छे से लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो वो शो उससे पूछते कि फिर मेरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है। काओ बोलता है कि पहले तुम अपने बॉयफ्रेंड और कोवर्कर से परेशान थी तो सारी भड़ास निकालती थी, लेकिन अभी वो नहीं है तो तुम्हें ना कुछ नया ढूंढना चाहिए। काओ से बहुत सारे आइडियाज़ देता है, अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो। तो वो शो वैसे ही स्टार्ट करती है, जैसे कि सबवे से जा रही हो तो वहाँ के लोगों की फ़ाइट को ऑब्जर्व करना, अगर इंटरनेट पे उसे कुछ मिल जाए तो उसे लिखना और ड्राफ्ट बनाना। वो शो ये सब करने के बाद परफॉर्म करती है, लेकिन तभी भी उतना अच्छा नहीं कर पाती। परफॉर्म करने के बाद काओ और दोंग उससे बोलते हैं कि इस बार का परफॉर्मेंस पहले वाले से थोड़ा सा बेटर था, लेकिन तुम्हें और ज़्यादा खींचना पड़ेगा जोक्स को। शिए इस बीच पूरा टाइम कुछ भी नहीं बोलता, बस उनकी बातें सुनता है। फिर वो शियाओ बाहर शिए की साइकिल पर बैठी होती है, तभी वो आकर उसे सॉरी बोलता है। वो शियाओ बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खराब कर रही हूँ, तो तुमने बैट लगाई लेकिन तभी भी मुझसे नहीं हो पाया और तुमने कुछ ओपिनियन भी नहीं दिया, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो उसे बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, तो उसे सॉरी बोलकर अपनी साइकिल से उतरने के लिए बोलता है। वो शियाओ ऑकवर्डली उठती है और शिए जाने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट में उसे बोलता है कि तुम्हें खुद में देखना चाहिए कि किन चीज़ों में तुम्हें प्रॉब्लम दिखती है, उससे ही तुम शो कर पाओगी, क्योंकि सबवे और इन सब जैसी चीज़ों में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो शब सोचने लग जाती है कि आखिर उसकी क्या प्रॉब्लम है। पहली वो प्रॉब्लम होती है जब मैनेजर ने अनाउंस किया था कि उनका और मार्केटिंग डिपार्टमेंट साथ में टीम बिल्डिंग करने वाला है, जिसमें हाओ भी होगा। और दूसरा ये होता है कि कैसे चाओ 2 टीम का ऑफिशियल लीडर बन गया और उसके साथ फाइट होने की वजह से वो खुद भी उसकी टीम के अंदर चूज नहीं करता, लेकिन जो प्रोजेक्ट वो शो कर रही थी अब चाओ के अंडर चल रहा था। वो बस अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए अपने टीम मेंबर को डांटता है और चिल्लाता रहता है, और कुछ पता ना होते हुए भी उन्हें प्रोजेक्ट में चेंज करने के लिए कहता है। सभी टीम मेंबर उससे परेशान होते हैं। पांग उस वजह से उसे काफ़ी सैड भी होती है। उसे इस हालत में देखकर वो शो उसकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन चाओ ये देखकर उसे बोलता है कि तुम मत करो, क्या पता हमारा सीक्रेट रिवील कर दो। वहीं मैनेजर हु को भी चाओ को कोई भी प्रोजेक्ट पसंद में नहीं आता। वो सारे ब्लेम मोस्टली पांग पर ही डाल देता है, बार बार अपने हिसाब से चेंजेस करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो उसे डांटती है वो फ्रस्ट्रेशन अपने मेंबर्स के ऊपर आकर निकालता है। वो शो को पांग की चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी वजह से पांग अपनी जॉब ना छोड़ दे। वो शो फिर चाओ की एक टीम मेंबर को गुस्से में उसकी टीम से निकलता हुआ देखती है, तो इस वजह से उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसने जो प्रोजेक्ट बनाकर इतनी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी लाई थी वो चाओ पूरी तरीके से खराब कर रहा है। चाओ फिर मैनेजर हु के पास स्टाफ के लिए बात करने के लिए जाता है कि जो मेंबर गई है उसे फिर से भेज दे, नहीं तो वो काम कैसे करेंगे। हो उसे बोलती है कि इसमें मैं क्या करूं। तभी वहाँ पर वो शियाओ आकर बोलती है
कि वो टीम 2 को ज्वाइन करना चाहती है। मैनेजर हु इसके लिए अप्रूव करती है, लेकिन बोलती है कि अभी आगे से तुम्हारी फाइट की बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। चाहो उसे मना करने का ट्राई करता है, लेकिन मैनेजर हु उसे शांत कर देती है। अब उसकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम अभी भी नहीं होती। जब वो शो करती है तो पहले से थोड़ा सा ठीक होता है, लेकिन लान उसे एनकरेज करती है। डोंग बोलता है कि आखिर ये कब तक चलने वाला है, तो वू शाओ से बोलती है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हाओ को प्रमोशन मिल जाएगा और मैं फिर से अपनी रियल पर्सनालिटी में आ जाऊंगी। जो सुनकर ये बोलता है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती, ऐसे ही चलते रहने देना है तो। वो शाओ बोलती है कि मैं ये मिनिमम डैमेज के लिए कर रही हूँ, इससे सभी लोग खुश रहेंगे। जो सुनकर शियो बोलता है कि ऐसी कोई चॉइस नहीं है जो कि सभी को खुश रखे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फिर हम हाओ के बॉस को गोल्फ खेलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उससे बात करता है कि उसने जिस क्लाइंट को मारा है उसे एक्सक्यूज बनाकर वो बोलता है कि इस वजह से मैं तुम्हें प्रमोट नहीं कर सकता और तुम्हारे बहुत सारे र्यूमर्स भी चल रहे हैं, लेकिन हम अगले साल देखते हैं अगर तुमने कुछ अच्छा अचीव किया तो तुम्हें प्रमोट कर देंगे। हाओ इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता। अगले सीन में फिर हम टीम बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जो कि कहीं की डरावने से मेंटल असाइलम में हो रहा था। हाओ बिल्कुल ही साइलेंट होता है और वो शो बार बार उसकी तरफ देखती है। सभी लोग फिर गेम स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकलने का दरवाज़ा ढूंढना चालू कर देते हैं। एक जगह वू शाओ और हाओ मिलते हैं। ये मौका देखकर वू शाओ उसे लेकर एक कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि प्रमोशन का क्या हुआ, तो वो उसे कुछ मत पूछो बोलता है। फिर वू शाओ बोलती है कि ये सब मेरी वजह से स्टार्ट हुआ है, मैंने ब्रेकअप के लिए कहा था, तुमने कोई भी चीट नहीं किया है और ये सभी को बताना तो होगा ही ना, नहीं तो लोग पता नहीं आगे क्या क्या बोलेंगे कौन जानता है। हाओ ये करने के लिए मना करता है और जब भी वो वहाँ से जाने के लिए कर्टेन खोलते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग उसके पीछे होते हैं। तभी वू शाओ उनसे बोलती है कि हाओ ने कुछ भी नहीं किया है, हम बस साथ में कंपैटिबल नहीं है इसीलिए ब्रेकअप कर रहे हैं। अब जब सब लोग वहाँ से ऑकवर्ड होकर जा रहे होते हैं तब हाओ अकेला वहाँ स्ट्रेचर पर लेट कर रोता है, जो सुनकर लोग अलग अलग र्यूमर्स फैलाने लग जाते हैं कि लगता है हाओ इतना अच्छा नहीं था इसलिए वू शाओ ने उसे डंप कर दिया। जो सुनकर वू शाओ को समझ नहीं आता कि क्या उसने ठीक किया या फिर नहीं। अब सब खत्म होने के बाद वू शाओ वहाँ से जा रही होती है, तब बीच में उसे शिये मिल जाता है और दोनों बाहर में ही जा रहे थे, इसीलिए वू शाओ उसके साथ साइकिल पर बैठकर जाती है। जो सब कुछ हाओ देख लेता है और उनके पीछे जाता है। वू शाओ पहले बाहर में जाती है और शिये साइकिल पार्क करने के लिए जाता है। हाओ तभी पीछे से आकर उसे मारने लगता है और दोनों के बीच फाइट हो जाती है। शिये उसे लास्ट में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो हाओ बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शिये बोलता है कि पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन मैं तो सिंगल लड़कियों को डेट करता हूँ, तो जब हम लोग डेट कर रहे थे तब तुम लोग का ब्रेकअप हो चुका होगा। ये बोलकर वहाँ से दोनों ही चले जाते हैं। में हम देखते हैं कि डोंग हार्ट रेट वॉच पहनकर देखता है और काओ बताता है कि इसे पहनकर पता चलता है कि किस पर कितना प्रेशर है। तभी वहाँ पर शिये आता है। लान उसके चेहरे पर ब्रूज देखकर इसका कारण पूछते है तो बताता है कि मेरी किसी गर्लफ्रेंड के एक्स ने आकर ये किया है। इसे देखकर काओ और डोंग बिल्कुल शॉक नहीं होते, बस बोलते हैं कि ये तो होना ही था। तभी लान डोंग से वॉच लेकर शिये को पहनाकर उसे अपनी तरफ देखकर पूछती है कि क्या उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन ऑफिस में हूँ सभी को मीटिंग में बताती है कि आज से वू शियो चाओ के साथ काम करने वाली है। वू शिपांग और शाओलिन अब जब साथ में बैठे हुए थे तभी शाओलिन वू शियो से बोलती है कि तुमने भला क्यों खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, वो तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता है, क्या तुम उसे रिवेंज लेना चाहती हो। वू शियो मना करती है कि मैंने जो प्रोजेक्ट किया है मैं उसे ऐसे खराब होते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने ये सब किया। पांग उसे बोलती है कि जब से वो टीम लीडर बन गया है उसकी स्टूपिडिटी लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गई है और सबको तंग करता है। तो वूशु बोलती है कि वो सिर्फ इतना ही कर सकता है। फिर जब वूशु पीपीटी बना रही होती है तब चाओ उसके पीछे ही आकर बैठ जाता है ताकि वो देख सके कि वो क्या कर रही है। पहले वो दूर से ही देखता है, लेकिन बाद में उसके पास आकर बोलता है कि पीपीटी अच्छी नहीं लग रही और उसमें चेंजेस करने के लिए कहता है। वूशु करती है, लेकिन वो तब भी उसे बार बार चेंजेस करवाता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर 30 से ज़्यादा बार ड्राफ्ट बनाती है। और लास्ट में जब वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो बोलता है कि सबसे पहले जो बनाई थी ना वो अच्छी है। वूशु इससे काफ़ी अनॉय होती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बोलती है। चाओ को लगता है कि वूशु यहाँ पर उसे रिवेंज लेने के लिए आई है, तो वो सोचता है कि वो उसे ऐसा काम देगा जो कि वो ना कर पाए। फिर वो तीनों को ऐसे काम देता है जो कि वो नहीं कर पाते और वूशु को भी वो काम देता है जो कि उससे नहीं होता। वूशु जब बोलती है तो चाओ उस पर ही चिल्लाने लग जाता है। अब वो बेचारी कैसे तो वो करने का ट्राई करती है और शी को जो काम दिया गया होता है इंटरव्यू के लिए वो उधर जाता है। वहाँ उनसे एक भी चीज़ें नहीं पूछता और आखिर में पूछता है कि यहाँ का खाना कैसा है, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं होता प्रोजेक्ट से।
मैनेजर हो फिर चाओ और वूशियाओ को बुलाकर बताती हैं कि उन्हें कुछ क्लाइंट से काम के लिए मिलने के लिए जाना है। इसीलिए वो चाओ को वूशियाओ को अपने साथ लेकर जाने के लिए बोलती है। पहले तो चाओ मना करता है, लेकिन जब वो इंसिस्ट करती है तो उसे लेकर जाना पड़ता है। वहाँ पर जाते ही चाओ सभी को ग्रीट करता है और वूशियाओ को ग्रीट करने का टाइम भी नहीं देता। यहाँ तक कि वो उसे काउच पर भी नहीं बैठने देता, जिसकी वजह से उसे स्टूल पर बैठना पड़ता है, जिस पर वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाती। फिर वो काम की बात करने के बजाय बाकी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। वूशी उसे बार बार इशारा करके काम की बात करने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। आखिर में फिर चाओ बोलता है कि यहाँ पर अंदर स्मोक नहीं कर सकते, चलो बाहर चलते हैं। वूशी अभी उनके पीछे जाने वाली थी, लेकिन वो उसे आने नहीं देता और बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, सभी के बैग्स का ध्यान रखो। इसलिए वूशियाओ को वहीं पर अकेले रुकना पड़ता है और बहुत देर तक वेट करती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। वो सभी के बैग्स लेकर बाहर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो चाओ को कॉल करके पूछती है तो बोलता है कि वो सब लोग ना खाना खाने के लिए आ गए हैं, तुम ऑफिस चली जाओ और मेरा बैग भी लेकर चली जाना। वूशियाओ को ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसने चाओ से लड़ाई की तो वो उसे फायर कर देगी। वो ऑफिस स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए जाती है, जहाँ पर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है, जिससे साइलेंस खत्म ही नहीं होता और ऑफिस में चाओ हर बार उसे डांटता रहता है। वो शॉप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है इन सब से और बार के बाहर जाकर चिल्लाती है। वहाँ पर शीए खड़ा होता है, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वहाँ पर कुछ लोग भी होते हैं जो शीए को हूलिगन समझकर उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। अगले सीन में फिर हम शीए, लान और वूशियो को पुलिस स्टेशन से बाहर आता हुआ देखते हैं। शीए उसे बोलता है कि आसपास देखकर चिल्लाया करो, अभी तुमने ये कर ही दिया है तो मैं एक स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। वूशियो उसे लड़ती है कि इस इंसिडेंट के ऊपर तो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी। शीए भी फाइट करता है, जो देखकर लान उन्हें रोकती है। वहाँ से अब तीनों खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शीए वूशियो से पूछता है कि तुम्हारे लिए जोक्स क्या है। तो वूशियो बताती है कि काओ ने उसे बताया है कि जोक्स 2 टाइप के होते हैं। वो एक एग्जांपल लेती है कि उसकी वाइफ उसकी फ्रेंड के साथ भाग गई और कुछ सालों बाद वो सैड है। सभी को लगता है कि वाइफ के लिए, लेकिन वो तो अपने दोस्त के लिए सैड होता है। पर शीए उससे उसका पर्सपेक्टिव पूछता है कि तुम्हारे लिए जोक क्या है, क्योंकि पहले तुम अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर जोक करती थी, लेकिन अभी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो जो कि किसी को भी पसंद नहीं आएगा, भलाई कौन ही सुनना चाहेगा। वूशियो बोलती है कि मुझे पता था इसे कैसे करना है। तो शियो से फिर से वो बात लेकर आने के लिए कहता है। अब वूशियो जब ऑफिस के लिए लिफ्ट में होती है तो 2 एम्प्लॉयज़ को उनके प्रोजेक्ट पास हो गया या फिर नहीं, इस पर जोक करते हुए सुनती है। इससे उसे एक आइडिया मिलता है और ऊपर जाते ही वो उसे अपने डायरी में लिखती है। चाओ उसे ऐसे देखकर क्या लिख रही है देखने का ट्राई करता है, लेकिन वो छुपा लेती है। वो शो फिर उनके आसपास एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हुए देखती है और उसे समझ आने लगता है कि कैसे उसके ऊपर जोक बनाना है। फिर जब पांग, शी और वूशियो अकेले मिलकर बात कर रहे थे तभी वूशियो बोलती है कि उनका मोस्टली प्रोजेक्ट भी बन ही गया है और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन पांग बोलती है कि इसका क्या ही फायदा होगा, वो चाव आकर फिर से सब कुछ खराब कर देगा। वूशियो बोलती है कि इसके लिए हमें उसे इन सब से दूर रखना पड़ेगा कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो पाए। दोनों पूछते हैं कि कैसे, तो वूशियो उनको आइडिया देती है कि उसे हू ने एक काम दिया है जो कि इतना अर्जेंट नहीं है, लेकिन अगर हम चाव को ये बिलीव करवा दे कि उसे इससे ज़्यादा प्रॉफिट और क्रेडिट मिलेगा तो वो इस प्रोजेक्ट की जगह उस पर ध्यान देगा। दोनों ही इसके लिए मान जाते हैं और वो इस प्लान पर वर्क करते हैं। शी चाव पर ध्यान रखता है और जैसे ही वो पैंट्री जा रहा होता है तब वूशियो को टेक्स्ट करता है कि वो वहाँ पर आ रहा है। वूशियो और पांग ऑलरेडी पैंट्री के अंदर होते हैं। वो दोनों ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो और पांग वूशियो से बोलती है कि ये इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे चेयरमैन भी देखने वाले हैं, तो तुम चाओ को मत बताना और अपना ही नाम लिखना, जिस पर वो हाँ बोलती है। चाओ ये सुनकर वहाँ से जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो लोग आते हैं तब वूशियो से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो थोड़ा हेजिटेट होकर उसे इंटरव्यू के बारे में बोलती है तो चाओ से बोलता है कि वो ना मुझे भेज दो, तुम्हारे पास दूसरे काम है ना। वूशियो से मीटिंग की बात करती है लेकिन वो उसे करने के लिए बोल देता है। वूशियो फिर उसे इंटरव्यू को बताती हैं और चाओ उस पर्सन को कॉल करके इंटरव्यू के लिए बात कर लेता है, जिससे वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में वो वूशियो अच्छे से सारे प्रेजेंटेशन देती हैं और सभी लोग इससे इम्प्रेस होते हैं, उसे प्रेस करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि इस बार किसी ने भी हाउ की बात ना करके उसकी कैपेबिलिटी देखकर उसे प्रेस किया। वहाँ के जो 2 एम्प्लॉय होते हैं वो उस इंटरव्यू वाले क्लाइंट के कोवर्कर होते हैं। वूशियो उनसे पूछते हैं कि इंटरव्यू कैसा चल रहा है, तो वो सरप्राइज होकर बताते हैं कि कौन सा इंटरव्यू। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि चाओ ने किसी और सेम नाम वाले पर्सन का इंटरव्यू ले लिया है। वूशियो बोलती है कि हमें उसे जाकर बताना चाहिए। पांग और शी मना करते हैं कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो वो हम पर ही ब्लेम डालेगा। वूशियो अब उन्हें समझाती हैं
कि हमें ना ही अच्छा या फिर बुरा पर्सन बनने की ज़रूरत है। वो उस पर्सन को कॉल करते हैं जिसका इंटरव्यू लेना था। उसके पास सिर्फ 1 ही घंटा होता है, तो वो फ़ोन पर ही उसे इंटरव्यू देता है। वो सब करके अब ये तीनों चाओ के पास जाते हैं, जिसने बस अभी अभी मैनेजर हु को मेल भेजा होता है। तभी वूशा उसे बताती है कि उसने गलत पर्सन का इंटरव्यू लिया है। इससे चाओ गुस्सा होकर उस पर चिल्लाते हैं कि ये सब तुम लोगों ने मिलकर किया है ना, और अगर मुझे कुछ होगा तो मैं तुम लोगों को अपने साथ नीचे लेकर आऊँगा। जो सुनकर उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता हेल्प करने के लिए, लेकिन वूशा बोलती है कि उन्होंने इंटरव्यू ले लिया है और अभी उसे ड्राफ्ट करना है। वूशा फिर पांग और शी को काम देती हैं और वो उसकी बात मानकर करने लगते हैं। वो आधी रात तक काम करते हैं और चाओ बस उन्हें देखता रहता है। वो ईमेल के लिए एंशियस होता है और शी से अच्छे से बात करके बोलता है कि वो उस ईमेल के साथ क्या करे कि वो उसे ना पढ़े। इस पर शी पहले नहीं कर रहा होता है, लेकिन चाओ उसे बार बार बोलता है, तो वो जाता है ईमेल विड्रॉ करने के लिए। वो जब उसे विड्रॉ कर ही रहा होता है तो देखता है कि उसने इंटरव्यू में सिर्फ अकेले का नाम लिखा था। शी उन दोनों का भी बताता है, जो सुनकर पांग सबको छोड़कर उठकर बोलती है कि इसे टीम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हम भला इसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। शी और पांग दोनों ही जाने वाले होते हैं, लेकिन वूशा उन्हें रोककर काम करने के लिए बोलती है। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद पांग सभी का नाम लिखती हैं चाओ को छोड़कर, लेकिन वूशा चाओ का नाम ऐड करके उसे इंटरव्यू सेंड करती है कि वो हु को भेज दे। ये देखकर चाओ खुश हो जाता है। वूशा उसे जाकर बोलती है कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है। हम सभी को पता है कि तुम कैसे टीम लीडर बने हो और तुम्हें कितना काम आता है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते हो हमें कुछ भी काम देते रहोगे तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस खराब होगी। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो शांति से काम करने दो और टीम लीडर के हिसाब से हम भी तुम्हें क्रेडिट लेने देंगे। ये बोलकर तीनों नीचे जाते हो और बहुत ही खुश होते हैं। पांग वूशा से बोलती है कि तुम काफ़ी बदल गई हो, तुम अभी से कुछ सहन नहीं करती हो। इस पर वूशा बोलती है कि वो चेंज हो रही है। अगले सीन में फिर वो शो के लिए जाती है, जहाँ पर शी ने वो हार्ट बीट चेक करने वाली वॉच पहनी हुई थी। काओ उसे बोलता है कि तुम्हारा हार्ट कितना काम रहता है स्टेज पर भी। तभी वूशु आकर स्टेज पर जाती है और इस बार वो बहुत ही अच्छे जोक सुनाती है। उसका ऑकवर्ड साइलेंस खत्म हो गया था। शेओ उसे देखकर खुश हो रहा था। तभी काओ वहाँ पर आता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी हार्ट बीट कितनी बढ़ गई है। पर शेओ बोलता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। काओ फिर से अंदर चला जाता है। तभी शेओ को वूशु की तरफ देखकर रियलाइज होता है कि उसे उससे प्यार हो गया है। इसके बाद सीन हाओ पर आता है, जो कि बलून खरीद रहा था। फिर हम कुछ दिन पहले का टाइम देखते हैं, जहाँ पर वूशु अपना शो करती है। अभी उसका शो अच्छा चल रहा था। लान ये देखकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसके लिए स्पेशल ड्रिंक बनाती है। वूशु उसे प्रेज करती है कि वो यहाँ पर आकर अच्छा कर रही है। लान को भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है, तो वाइन के लिए बाहर भी जाने वाली होती है। इससे वूशु इम्प्रेस होती है कि लान इस पर अपना एफर्ट लगा रही है। वूशु अब उस ड्रिंक की पोस्ट डालती है। हाउ जब किसी क्लाइंट से मिलने के लिए आया होता है तब वो पोस्ट देखकर सोचता है कि वूशु कहीं कुछ इम्प्लीमेंट तो नहीं करना चाहती। ये सोचकर उससे बात करने वाला होता है, लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो चेयरमैन मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड से बात करता है उनके नए प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें वो सेल्स डिपार्टमेंट को साथ में लाकर काम करने के लिए बोलता है। गाँव फिर हु को ये सब आकर बताता है, जो सुनकर वो खुश होती है और उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालती है। तो गाँव उसे बताता है कि चेयरमैन नया ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं और अगर ऐसे ही सेल्स अच्छे से चलती रही, जो कि वूशा कर रही थी, तो इससे हमें बहुत ही जल्दी प्रमोशन मिलेगा। वो अब यहाँ पर उसके सामने दिखाने के लिए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अंदर से वो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये मौका वो नहीं गंवाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची है। कई बार उससे छोटे लोग उससे आगे निकल गए और उसे ऐसा लगता था कि अब उसे आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन अभी उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब वो गाँव के साथ बाहर जाती है। तो टीम 2 को अच्छे से वूशा की बात सुनते हुए देखती है चाओ के साथ, जिससे वो सोच लेती है कि वूशा चाओ को पपेट बना रही है। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मीटिंग के टाइम वो चाओ को इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए बोलती है और उससे पूछती है कि वो कब तक ऐसे काम करेगा। वो जब वूशा की तरफ देखता है तो वो सब कुछ बताती है और बीच में ही रोककर काम जल्दी कंप्लीट करने के लिए बोलती है। वहीं वूशा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर हु के पास आती है दिखाने के लिए। तब वो उसे बोलती है कि तुम्हें ब्रीफिंग के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, चाओ संभाल लेगा। वूशा उसे समझाती है कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो आंसर नहीं दे पाया तो, लेकिन हु बिल्कुल ही मना कर देती है कि तुम बैक एंड पर सारा काम देखो और बस अच्छे से प्रिपेयर करके देना ताकि चाओ उनके सामने बोल पाए। वो ये सब इसीलिए कर रही होती है
ताकि वूशियाओ लाइमलाइट पर ना आ पाए और उसका क्रेडिट वो आगे लेकर जाए। और वो उसे हाउ का एक्सक्यूज देकर ही करवाती है, जिससे कि वूशियाओ फ्रस्ट्रेट होती है। लेकिन काम इतना होता है कि वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। वो अब दिन रात काम करती है, लेकिन उसे सर्दी लग जाती है। और कॉन्फ्रेंस के पहले दिन जब लान जा रही होती है वहाँ से, तब वूशियाओ नहीं उठते। लान उसका अलार्म बंद करके उसे बोलती है कि वो जा रही है, लेकिन असल में वूशियाओ को फीवर होता है और वो उठती ही नहीं है। इधर चाओ पांग सभी लोग पीपीटी का वेट कर रहे थे। वूशियाओ काफ़ी देर बाद फ़ोन पिक करके उन्हें बताती है कि वो रात तक कैसे भी करके उन्हें दे देगी। चाओ जाकर ये बात हु को बताता है और उसे बोलता है कि क्या हम डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो उस पर चिल्ला देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कैसे भी वूशियाओ से काम करवाओ। वूशियाओ इतने फीवर में भी पीपीटी कंप्लीट करके उन्हें भेज देती है, तब जाकर सोती हैं। अगले दिन ये सभी लोग उसकी पीपीटी लेकर जाते हैं कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ करने के लिए। वो कॉन्फ्रेंस में सभी से बोलती हैं कि जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप बाद में भेज सकते हैं, हम अगली मीटिंग में आंसर देंगे, क्योंकि ये काम भी वूशियाओ को ही करना होता है। चाओ फिर पीपीटी एक्सप्लेन करना शुरू करता है। तभी वहाँ पर चेयरमैन आते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। वो उन्हें बार बार देखती है और प्रेजेंटेशन होने के बाद उसे लगता है कि चेयरमैन को पसंद आया है, तो उन्हें कुछ बोलने के लिए बोलती है, जिस पर वो प्रोजेक्ट की तारीफ करता है। लेकिन फिर चाओ से क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि उसने जो पहले बनाया था और जो आज बनाया उसमें काफ़ी डिफरेंस है। वो बताने का ट्राई करता है, लेकिन वो सब कुछ गलत होता है। इसीलिए वो बोलता है कि ये मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स ने बनाया है, मुझे इसका इतना नहीं पता। जो सुनकर चेयरमैन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने कुछ किया भी है या फिर नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो फिर अपने ऑफिस में होती है और गुस्से से बोलती है कि ये सब उस वूशियाओ ने किया है, वो बहुत ही चालू लड़की है, इसमें हमें उसी ने फंसाया है, वो हमसे रिवेंज ले रही है। तो चेयरमैन को कैसे पता चला कि ये सब प्रोजेक्ट वूशियाओ ने किया है? मुझे भी समझ आया है कि कैसे उसने हाओ के साथ ब्रेकअप किया। गाओ से अब बचकर रहने के लिए बोलता है कि वो जब ठीक होकर आएगी तो उसे चेयरमैन से जाकर मिलना भी है। इधर वूशियाओ घर पर आराम कर रही होती है, तब उसे पता चलता है कि उसे फेयरनेस अब जाकर इस बीमारी की वजह से मिली। वो आराम कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर शिए, दोंग और काओ आते हैं। वो उसे बोलते हैं कि हम तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आए हैं, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार हो। काओ उन दोनों को घर की सफाई और वूशियाओ को ख्याल रखने के लिए बोलता है और खुद उन सभी के लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है। वो दोनों सिर्फ घर की हालत देखते हैं और खुद में ही बिजी हो जाते हैं। दोंग तो खुद खेलने में लग जाते हैं और शिए वूशियाओ को मेडिसिन देकर खुद काउच पर लेटकर बुक पढ़ने लगता है। जिन्हें देखकर वूशियाओ बोलती है कि तुम तो मेरा ख्याल रखने के लिए आए थे ना। तो शिए बोलता है कि वो तो ये लोग कर लेंगे, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। वूशियाओ अब थोड़ी देर आराम करती है और फिर सभी जो काओ ने डिनर प्रिपेयर किया था वो लोग साथ में खाते हैं। वूशियाओ तो अब यहाँ काउच पर ही सो जाती है। जब कैब आती है तो दोंग और काओ निकल जाते हैं, ये सोचकर कि शिए भी चला ही जाएगा, लेकिन वो वहीं पीछे सोया होता है। जैसे ही वो उठता है तो उन्हें ढूंढने लग जाता है और वूशियाओ को काउच पर सोया हुआ देखकर उसे बेड पर जाने के लिए बोलता है। वो जैसे उसका फॉरहेड टच करता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो काफ़ी तेज़ फीवर है। शिएब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ उसे आईवी ड्रिप लगती है। वो शियो फिर जब उठती है तो आसपास किसी को ढूंढने लगती है। ये देखकर शियो उससे पूछता है कि क्या चाहिए, तो बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है, इसलिए अब वो उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर लेकर जाता है, जिसके लिए वो उसे बाद में थैंक यू बोलती है। शियो बोलता है कि इसमें थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं जो बोलूँगा उसके लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो फिर उससे बताता है कि तुम्हारी ऑकवर्ड साइलेंस की प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। वो शियो को समझ में नहीं आता, तो शियो उसे समझाता है कि जब उसने स्टार्टिंग में ये चालू किया था तब वो कैसे ये सब करती थी। तो वूशु बोलती है कि ड्रिंक और पानी के साथ। इस पर शिए कहता है कि वो तुम पेन के साथ अपनी रियल फीलिंग शो करती थी, इसलिए लोगों को पसंद आता था, लेकिन अभी तुम ऐसा नहीं कर रही हो। तुम्हें किसी के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लोगों को जैसे पसंद है उस हिसाब से तुम अपनी स्क्रिप्ट चेंज मत करो। ज़रूरी नहीं है कि लोगों को तुम्हारी कॉमेडी समझ आती है या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें जो फीलिंग कन्वे करनी है तुम वो कर पा रहे हो या फिर नहीं अपनी रियल पर्सनालिटी के साथ। वो शियो से पूछती है कि इसके लिए मैं क्या करूं, तो शियो से बोलता है कि तुम्हें सिर्फ अपना ट्रू सेल्फ बनकर सब करना है, जिसके लिए वो हाँ बोलती है और कहती है कि चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। शियो बोलता है कि इस हालत में, और फिर उसे बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वही वाइल्ड लड़की थी जो कि हमारे साथ बास्केटबॉल खेलती थी। वो शियो बोलती है कि किसने सोचा था कि तुम्हारा जैसा पढ़ाकू लड़का ऐसी लाइफ जी रहा होगा। शियो बोलता है कि टाइम सब चेंज कर देता है। दोनों अब ऐसे ही टीम बनकर एज्यूम करते हुए बोलते हैं कि वो कैसे बास्केट कर रहे हैं। अगले दिन शिए फिर वो शियो को उसके घर में लेकर जाता है, जहाँ जब वो सो रही थी तो वो उसके लिए मील प्रिपेयर करके रखता है। वो शियो उठने के बाद खुश होकर खाती है। अगले सीन में हम वो शियो को ऑफिस जाता हुआ देखते हैं। उसके आते ही पांग उसे बताती है कि वो उससे गुस्सा है,
तो तुम आराम से संभाल लेना। तभी वहाँ पर हु आती है और उसे बोलती है कि तुम आ गई, अच्छा हो गया ये तो, क्योंकि चाओ भी बीमार है और हमें चेयरमैन के पास जाना है, तो चीज़ें प्रिपेयर करनी है, इसीलिए वो सब कर लो। और फिर उसे अपने कैबिन में बुलाती है। अब जैसे ही वूशिया उसके पास जाकर दरवाज़ा बंद करती है तो वो उसे काफ़ी अजीब तरीके से देखती है। वूशिया को बोलती है कि अभी चाओ बीमार है, तो तुम इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से संभाल लेना चेयरमैन के सामने, और जितना किया है सिर्फ उतना ही बताना, पुरानी बातों को भूल जाओ। वूशिया को सब कुछ समझ में आ जाता है कि हु ये सब क्यों बोल रही है। वो भी उसकी बात मान जाती है और वहाँ से जाती है। हु को भी अब पता है कि अभी का सबसे अच्छा ऑप्शन था कॉम्प्रोमाइज़ करना, और उसने ही कल चाओ को कॉल करके सिक लीव लेने के लिए कहा था, ताकि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और वूशिया इस प्रोजेक्ट को लीड कर सके। उसे अभी सिर्फ एक ही चीज़ की चिंता होती है कि वूशिया बस चेयरमैन के सामने कुछ नया ना बोले। वूशिया फिर जब जा रही होती है तब चेयरमैन ने जो क्वेश्चन पूछे उसके बारे में पढ़ रही होती है। पांग पूछती है तो वो उसे बताती है कि उनके प्रपोजल में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो कि अभी ये क्वेश्चन के बाद मुझे समझ में आ गया। वूशिया फिर लान से वीडियो कॉल कर रही होती है जब वो घर पर होती है। लान उसे उसके पार्सल कलेक्ट करने के लिए बोलती है, तो वूशिया उसे बोलती है कि अरे तुम और कितना ऑर्डर करोगी। लान बोलती है कि मैं यहाँ पर बैठे हुए बोर हो रही थी, तो कुछ एप्लीकेशन देखे जिसके प्रमोशन की वजह से मैंने ऑर्डर कर दिए। ये सुनते ही वूशिया को कुछ आइडिया आता है, वो उसे इसके बारे में पूछती है। अगले दिन फिर वूशिया को बताती है कि वो प्लान चेंज कर रही है और सब कुछ समझाती है, लेकिन वो उससे बिल्कुल मना कर देती है। वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। चेयरमैन ने पहले प्लान को अप्रूव किया है, बहुत ही रिस्की होगा, तो इसके बारे में कुछ भी मत बोलना। वो जब चेयरमैन से मिलती है तो उसे सब कुछ समझाती है। वो उससे पूछता है कि तुम इसमें इतनी कॉन्फिडेंट हो। तो वूशिया और शिए ने जो बात कही होती है कि तुम अपनी ट्रू सेल्फ में रहो, चाहे किसी को पसंद आए या फिर नहीं, इसे याद करके उसे मना कर देती है। चेयरमैन अब इंटरेस्ट दिखाकर उससे पूछता है कि फिर और क्या प्लान है, तो वो उसे अपना न्यू प्लान बताती है। इससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, उसे प्रेस करता है कि हमें ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए। वो उसे बोलता है कि तुम वूशिया हो ना, हाउ की गर्लफ्रेंड, जिस पर वूशिया कहती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है, जो सुनकर वो हंसने लग जाता है। हाउ जब अकेला बैठा होता है तभी जैंग आकर उससे वूशिया की बात करता है कि तुमने सुना क्या, चेयरमैन ने वूशिया को प्रेस किया। हाउ ऐसे दिखाता है जैसे वो कुछ केयर नहीं करता है, लेकिन उसकी बात सुनता है। जैंग बोलता है कि अभी उसकी खुद की आइडेंटिटी बन गई है, तो तुम साथ आ रहे हो क्या? वैसे उसने तुम्हें कुछ सिग्नल या फिर कुछ तो दिया ही होगा कि उसके पास आकर सॉरी बोलो। पर हाउ वहाँ से चला जाता है और वूशिया ने जो ड्रिंक की पोस्ट डाली थी उसे देखता है। वो रात को कुछ बलून्स खरीद कर वूशिया के घर के लिए निकलता है। इधर वूशिया के घर में सभी लोग मिलकर हॉटपॉट एंजॉय कर रहे थे। वो सभी को थैंक यू बोलती है कि आप सभी ने मेरा ख्याल रखा। तभी मैं चेयरमैन के पास जा पाई। खाने के बाद सभी लोग अलग अलग बैठे होते हैं और हाउ घर के नीचे आकर हाथ में बलून्स लेकर खड़ा हुआ था। वूशिया को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन कहीं और ही होता है, वो पिक नहीं कर पाती। उसी टाइम शी विंडो पर आता है और हाउ उसे वहाँ पर देखकर उस बलून को हवा में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वूशिया आती है तो शी उसे बताता है कि किसी ने बलून छोड़े है कन्फेशन के लिए, जिन्हें सभी लोग उड़ते हुए देख रहे थे। इसके बाद हमें 2005 का टाइम दिखाया जाता है, जब वूशिया ने माइक पे सभी को बात बोली थी। शिए ये सुनकर खुश होता है। शिए की मॉम टीचर से वूशिया की कंप्लेन करती है कि उसे स्कूल से ना निकाल देना चाहिए, वो यहाँ पर रहने के लायक नहीं है, वो कैसे बोल रही थी। बीच में शिए हंसता है, जो देखकर उसकी मॉम बोलती है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की है, तब भी तुम हंस रहे हो। पर शिए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा फ़नी है। फिर हमें 2012 का सीन दिखाया जाता है। शिए के साथ उसका कलीग होता है। वो किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन बता रहे थे, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही होते हैं। वो उसे बताने लगता है तो शियो उस पर चिल्ला देता है। उसका कलीग उसे समझाता है कि ये सब मत करो, तुम तो ऐसे क्लाइंट को रोस्ट करते हो और उनके सामने इस तरीके से मत बोलो। फिर जब वो किसी बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं तब शिए ने कोई स्टैंड अप कॉमेडी देखी तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। वो उससे बोलता है कि वो ये ट्राई करना चाहता है। उसके स्कूल में एक लड़की थी जिसने बेसमेंट करा था और वो सेम ऐसा ही था। 2013 में शिए फिर किसी चेंग से मिला जहाँ पर काव भी होता है स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, और वो वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है स्टैंड अप कॉमेडी की। शिए अपनी जॉब छोड़ देता है और अपने लिए रहने के लिए वैन बनाता है। उसका कलीग फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हारा करियर बहुत ही अच्छा चल रहा है, तुम जल्दी डायरेक्टर बन जाओगे और ये सब मत करो। लेकिन शिए बोलता है कि मुझे एक लड़की ने कावर्ड कहा था, अगर मैं अभी भी ऐसे ही क्लाइंट को प्लीज़ करता रहूँगा तो कावर्ड ही बना रह जाऊँगा, जो कि मैं नहीं चाहता। उसका दोस्त पूछता है कि भला तुम सरवाइव कैसे करोगे बिना पैसे के। तो शिए बताता है कि मैं अभी वैन में रहूँगा, जिससे मेरे रेंट के पैसे बचेंगे और वीक्स में कुछ पार्ट टाइम जॉब लेकर उससे खाने का और गैस का पैसा मिल जाएगा। इससे मुझे स्टैंड अप कॉमेडी के लिए टाइम मिलेगा।
फिर हम 2015 का समय देखते हैं। उसका ये फ्रेंड उसे बताता है कि उसे पीपीटी बनानी है किसी की गर्लफ्रेंड की जिसका नाम वूशियाओ है, जिसे सुनकर वो हाँ बोल देता है और दोनों मिलते हैं। फिर वूशियाओ अब शिए को थैंक यू बोलती है कि तुम मेरे मेंटोर हो, तो शिए मान लेता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि तुम मेरी हमेशा से मेंटोर रही हो। सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वूशियाओ परफॉर्म करने के बाद अकेली बैठी होती है। शिए तब डिसाइड कर लेता है कि वो उसे कन्फेस करेगा। वो उसे बोलने के लिए जाता है, लेकिन तभी काओ सभी को वहाँ पर बुलाकर बताता है कि वूशियाओ को एल्पासा का इनविटेशन आया है। डोंग ये सुनकर उससे एनवी करता है। लान इसके बारे में पूछती है, तब वूशियाओ बताती है कि एक ओपन माइक इवेंट है। डोंग बोलता है कि उसका तो ड्रीम है वहाँ पर परफॉर्म करने का, पर मुझे अभी तक इनविटेशन नहीं मिला। काओ ने बताता है कि एल्पासा कोई नॉर्मल माइक नहीं है, इसमें जिसने भी परफॉर्म किया है उसका नाम बन जाता है। तो हमें इनविटेशन आया है, इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी और उन्हें वो पसंद आई। ये एल्पासा चेंग ने स्टार्ट किया है, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी चाइना में लेकर आया था। वूशियाओ थोड़ी नर्वस होकर बोलती है कि मुझे इसमें जाना चाहिए या फिर नहीं, तो काओ से बोलता है कि तुम्हें जाना ही चाहिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर वूशियाओ उनकी बात सुनकर थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वूशियाओ अब सभी क्लब्स के लिए एक टॉपिक बन गई होती है गॉसिप करने की, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि वो एक लड़की है जिसे कि एल्पासा में बुलाया गया है। क्या लड़की अभी ये सब कर सकती है, क्योंकि शंघाई में उन्होंने अभी तक किसी को भी ऐसे नहीं देखा था। कोई बोल रहा होता है कि उन्होंने सुना है कि वो इतनी अच्छी नहीं है। यही सब बातें उसके बारे में चल रही होती हैं। वूशियाओ जब घर में होती है तो जोक्स लिखने का ट्राई करती है, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख पाती। बोलती है कि मेरे जोक्स कितने लेम हैं, क्या मैं सच में फ़नी हूँ भी। तभी लान आकर उससे बोलती है कि तुम सच में बहुत ही फ़नी हो। देखो, तुमने हाओ के बारे में सभी को बताया कि उसने तुम पर चीट नहीं किया, उसके मना करने के बावजूद भी, और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। पर वो शॉप से कुछ और बोलने से मना करती है और जोक्स लिखने लग जाती हैं। अगले दिन वो ऑफिस में काउच पर खाते हुए अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। चेयरमैन जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो शॉप को ऐसे देखते हैं और उसके साथ जो लोग होते हैं उसे बोलते हैं कि ये कितनी मेहनती है, लंच टाइम में भी काम कर रही है, हमें ऐसे ही टैलेंटेड लोग चाहिए, ऐसे यूथ को ना हमें सपोर्ट करना चाहिए। वहीं शिए जब परफॉर्म कर रहा था तब वो शो बार में आती है और अकेले एक जगह पर बैठ जाती है। वो कुछ लिख रही थी। शिए की परफॉर्मेंस होते ही वो शियो के सामने आकर वो बैठ जाता है। उसे वूशियो से कन्फेस करना था, उसे पता नहीं होता कि कैसे करे। अब वैसे तो शिए ने बहुत सारी लड़कियों को डेट किया था, लेकिन सभी ने सामने से आकर उसे कन्फेस किया था और पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब वो किसी और को कन्फेस करने वाला था। वूशियो उसे अपनी तरफ ऐसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जाओना आती है और लान को शिए के बारे में पूछती है। लान को नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है, तो उसे मना कर देती है। जाओना बताती है कि तुम्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है बहुत टाइम पहले है। लान बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो बोलती है कि हमें तो पहले से ही पता था कि हम लोग कंपैटिबल नहीं हैं, तब भी डेट कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है, मैं उसे कन्फेस करने से नहीं रोकना चाहती। लान पूछती है कि वो किसी को पसंद करता है क्या, तो जाओना बोलती है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या। तब लान खुश होकर बोलती है कि कहीं वो मुझे तो पसंद नहीं करता, पर इस पर जाओना कुछ भी नहीं बोलती और उसे ड्रिंक मांगती है, जिसे पीकर वो वहाँ से चली जाती है। लान फिर शियो को ढूंढने लगती है और जब वो नहीं मिलता तो वो शियो के पास आकर बोलती है कि शियो का ब्रेकअप हो गया है और अब मैं उसे कैसे परस्यू करूँ, ज़रा कुछ बताओ ना। वो शियो ये सुनकर शॉक हो जाती है और अभी उसे समझ में आ जाता है कि शियो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि अभी वो लान को कैसे फेस करेगी, क्योंकि लान शियो को पसंद करती है और शियो अब उसे पसंद करता है। तभी वहाँ पर डोंग आकर उसे बताने लग जाता है कि उसे कैसे परसीव करना चाहिए। लान उसे लड़ने लग जाती है कि तुमने मेरे लीगो को हाथ क्यों लगाया। वो शियो फिर अकेले बाहर जाती है जहाँ पर शियो की साइकिल होती है। अगले दिन वो शियो बहुत ही काम में बिजी होती है, जिस सब की वजह से वो अपने फ़ोन ऑफिस में ही भूल जाती है। काओ सभी को टेक्स्ट करता है कि हैवी रेनफॉल की वजह से बार बंद रहेगा, लेकिन फ़ोन ना होने की वजह से वो बाहर चली जाती है। वहाँ पर सिर्फ डोंग होता है जो अभी अपने एग्ज़ाम के लिए कॉलेज जा रहा था। डोंग उसे बताता है कि आज बार बंद है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ और तुम लॉक करके चली जाना। वो शियो थोड़ी भीग गई थी तो वॉशरूम जाती है अपनी हालत ठीक करने के लिए। डोंग जब वहाँ से जा रहा होता है तभी किसी आदमी को बार में जाते हुए देखते हैं। वो शियो जब बाहर आती है तो उस पर्सन को बताती है कि आज बार बंद है, पर वो बोलते हैं कि अभी बहुत बारिश हो रही है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्या मैं यहीं पर बैठ सकता हूँ। वो शियो इसके लिए उसे हाँ बोल देती है। वो उसे ड्रिंक देती है और कुछ जोक्स लिखने के लिए बैठ जाती है। यहाँ पर डोंग कॉलेज में पहुंचकर वो शियो को कॉल लगाने की कोशिश करता है कि वो घर पर पहुंच गई या फिर नहीं, लेकिन उसके पास फ़ोन ही नहीं होता। डोंग ये सब चीज़ें ग्रुप में मैसेज कर देता है
और उस आदमी के आने का भी। इससे लान चिंता में आ जाती है और वो शिव को कॉल लगाने का ट्राई करती है। शिव भी बारिश में टेंट लगाकर नूडल्स बना रहा था और वो शिव से कैसे कन्फेस करे उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं कार्य मैसेजेस देखकर बार में जाने वाला होता है, लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है। इधर शिव थोड़ी देर बाद जब ग्रुप के मैसेजेस देखता है तो काउन ने बताया होता है कि वो नहीं जा पाएगा और लान बोलती है कि मैं कैब बुला रही हूँ, लेकिन कोई भी कैब नहीं मिल रही। ये देखकर शिव बोलता है कि मैं पास में ही हूँ तो मैं उसके पास जाता हूँ। अब वो जल्दी से टेंट निकालने लग जाता है, लेकिन वो आधा नहीं निकल पाता तो वो उसे वहीं पर छोड़कर वैन में फटाफट से बाहर के लिए निकल जाता है। लेकिन वैन भी बीच में बंद हो जाती है। वो लिफ्ट मांगने का ट्राई करता है, लेकिन उसे लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो भागते हुए वहाँ पर जाता है। वो आदमी इधर वूशी उसे बोलता है कि वो यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी देखने के लिए आया था लेकिन नहीं देख पाया। वूशी उसे बोलती है कि मैं भी परफॉर्म करती हूँ तो आपके लिए कर सकती हूँ। अब वो खुश होकर उसके लिए परफॉर्म करती है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर शी आ जाता है जो कि ये सब कुछ देख लेता है। अब वूशी की परफॉर्मेंस खत्म होते ही उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तो वो बहाना बना देता है कि मैं कुछ लेने के लिए आया था। शेर फिर उस आदमी को खुद का रेनकोट दे देता है कि ये लेकर आप जा सकते हो और वो खुश होकर वो रेनकोट लेकर चला जाता है। शेर फिर उससे पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगता क्या, यहाँ पर सिर्फ तुम और वो अनजान आदमी थे। उशी बोलती है कि यहाँ की सारी लाइट्स चल रही है और वो भला क्या ही कर सकता था मुझे। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और वो दोनों फ्यूज चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती तो वो कैंडल जलाते हैं। शिव इस मौके का फ़ायदा उठाकर काऊ की जो स्पेशल ओकेजन के लिए वाइन होती है वो ड्रिंक करने के लिए निकालता है। दोनों ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर वो शिव बोलती है कि वो अल्पासा के लिए काफ़ी नर्वस है तो शिव बोलता है कि अल्पासा एक एनिमल का नाम है, अगर किसी क्लब का ऐसा नाम हो तो उसमें भला क्या ही सीरियस हो सकता है, और तुम इतनी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लोगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगी। इससे अच्छा जैसे हमेशा नॉर्मली परफॉर्म करती हो वही करो। वो शिव को भी सही लगता है और वो ओके बोलती है कि वो ऐसा ही करेगी। तभी वो दोनों देखते हैं कि बाहर में पानी भर गया है, जिससे वो शॉक हो जाते हैं। दोनों पानी निकालने की कोशिश करते हैं और उस गेट को ब्लॉक करते हैं जहाँ से पानी आ रहा था। वो पानी में फिर खेलने लग जाते हैं। तभी वूशियो को फील होता है कि पानी में कुछ है तो दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं और बाद में देखते हैं कि असल में वो तो एक फिश थी। दोनों अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और बस किस करने ही वाले थे कि तभी लाइट आ जाती है और दोनों एकदम से ऑकवर्ड हो जाते हैं। शी एक्सक्यूज देकर साइड हो जाते हैं। फिर बारिश रुकने के बाद वो वूशियो को साइकिल पर बैठाकर उसके घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो घर पर आती है तो लान को काउच पर ही लेटा हुआ देखती है और उसके हाथ में फ़ोन होता है जिसमें वो ग्रुप में उसके लिए चिंता कर रही थी। ये देखकर वूशियो सैड होकर वहीं पर बैठ जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।